तो इस कहानी की शुरुआत एक किंगडम से होती है जहाँ पर हीलर्स का काफी इम्पोर्टेंट रोल है। यानी कि हीलर्स ने इस किंगडम को बसाने में काफी इम्पोर्टेंट भूमिका निभाई है। और इस किंगडम में एक मैजिकल स्कूल है जहाँ पर लोग हीलिंग मैजिक सीखते हैं और बाद में वो लाइसेंस लेने के बाद अपने काम पर लग जाते हैं और यहीं से उनकी हीलर बनने की जर्नी स्टार्ट हो जाती है। पर इसी किंगडम के एक कोने में एक बंदा ऐसा भी है जिसने प्रॉपर नॉलेज हासिल नहीं की है और यही हमारी इस कहानी का मेन कैरेक्टर है जिसका नाम है जीनोस। और तभी उसके पास एक लड़की आती है और वो उससे बातें कर रही होती है, जिसके बाद हमें ये पता लगता है कि जीनोस को एक हाउस कॉल आई है, यानी कि उसे किसी के घर जाना है उसे देखने के लिए। और ये लड़की जो जीनोस के सामने खड़ी हुई है उसका नाम है लिली और वही कहती है कि तुम रात होने से पहले वापस आ जाना और मैं तुम्हारे लिए डिनर तैयार रखूंगी। जीनोस यहाँ से निकल जाता है और लिली खाना बनाने में लग जाती है। तभी उसके पास एक और लेडी आती है जिसका नाम है कार्मिला और वो उसके खाने की तारीफें कर रही होती है। लिली उससे कहती है कि तुम मेरे ऊपर भरोसा रखो, एक दिन मैं जीनोस की वाइफ बन जाऊंगी। कार्मिला ये सारी बातें सुनने के बाद अपने रूम में आराम करने के लिए चली जाती है। पर तभी यहाँ पर एक और लड़की आती है जिसका नाम है सोफिया और वो जीनोस को ढूंढ रही होती है। लिली उससे कहती है कि जीनोस यहाँ पर नहीं है। जिसके बाद यहाँ पर एक और लड़की आती है जिसका नाम है लिंगा और वो भी जीनोस को ही ढूंढ रही होती है। लिली उससे कहती है कि जीनोस यहाँ पर नहीं है, वो अभी एक हाउस कॉल पर गया है, तो एक काम करो तुम कल आ सकती हो। पर लिंगा उससे कहती है अरे कोई बात नहीं, मैं उनका वेट कर सकती हूँ। जैसे ही लिली बाहर जाकर देखती है तो वहाँ पर एक और लड़की जिसका नाम है लोवी वो भी जीनोस से मिलने के लिए आई होती है। लिली उससे कहती है कि तुम हमें ज्वाइन कर सकती हो, हम सारे अंदर ही हैं। जिसके बाद ये सारी लड़कियाँ अंदर बैठी हुई बातें कर रही होती हैं। लोवी ये कहती है कि तुम सारी भी यहाँ पर इसलिए आई हो कि तुम्हें लिली का खाना काफी पसंद है, पर वो इस चीज के लिए मना कर देती हैं। लिली उनसे कहती है कि जैसे जीनोस यहाँ पर आएगा तो हम सारे खाना खाएंगे। लोवी ये कहती है अरे हाँ मैं तो इसीलिए यहाँ पर आई हूँ। लिली उनसे कहती है कि वो नहाने के लिए जा रही है तो ये सारे खाने का ध्यान रखें। पर जैसी वो अंदर जाती है तो ये सारे ही खाने के पास आ जाते हैं और टेस्ट करने के नाम पर इस पूरे खाने को चट कर जाते हैं, यानी कि ये सारा खाना खत्म हो जाता है। और अब ये सारे एक दूसरे को ब्लेम करना शुरू कर देते हैं। जिसके बाद ये सारे डिसाइड करते हैं कि वो खाने को दोबारा से बनाएंगे और बाकी लड़कियां भी इस चीज के लिए मान जाती हैं। पर तभी अचानक से लिली यहाँ पर आ जाती है और ये सारी ही लड़कियां लिली को देखकर काफी शॉक्ड हो जाती हैं और बाद में सारा कुछ एक्सप्लेन करना शुरू करती हैं कि अभी यहाँ पर क्या हुआ था। लिंगा कहती है अरे नहीं मैं इस बारे में कुछ भी नहीं जानती। लोवी कहती है अरे तो मुझे भी नहीं पता। ये सारी कहानी सुनने के बाद लिली काफी गुस्से में आ जाती है और वो इनसे दोबारा से पता करती है कि अभी यहाँ पर क्या हुआ था और ये सारे ही अलग अलग एक्सप्लेनेशन दे रहे होते हैं, जिससे लिली को काफी गुस्सा आ रहा होता है। लेकिन बाद में वो सैड हो जाती है। ये सारे उससे कहते हैं कि चलो हम दोबारा से खाना बनाते हैं। लिली उनसे कहती है कि हमारे पास इतना सामान नहीं है कि हम दोबारा से खाना बना पाए और मेरा काफी मन था कि जीनोस और हम सारे एक साथ बैठकर खाना खाएं। लेकिन तभी अचानक से कार्मिला भी यहाँ पर आ जाती है और लिंगा जैसे उसे देखती है तो वो उसके सामने झुक जाती है। कार्मिला उन सभी के ऊपर काफी गुस्सा कर रही होती है और वो ये कहती है तुम सभी ने वो खाना कैसे खाया, चलो अब देखते हैं कि तुम्हारी सोल का स्वाद कैसा होगा। ये सुनते ही उन तीनों की फटकर चार हो जाती है। लिली उनसे कहती है कि वो सारा सामान लेकर दोबारा से यहाँ पर आएं ताकि वो फिर से खाना बना पाएं। कहानी चेंज होती है और हम जीनोस को देखते हैं जो कि जा रहा होता है। उसके पास में से एक लड़की गुजरती है और देखने में ऐसा लगता है कि उसके पेट में काफी दर्द हो रहा है। तभी एक बंदा उससे ये पूछता है कि तुम अभी तक कहाँ थी, यहाँ पर क्यों नहीं आई। और वो उसे सारा कुछ एक्सप्लेन करती है कि उसके पेट में दर्द हो रहा था तो इसलिए वो हॉस्पिटल गई थी, पर मेरे पास पैसे नहीं थे तो इसलिए उन्होंने मुझे चेक नहीं किया। तुम्हें क्या लगता है कि तुम पेट दर्द का बहाना बनाकर मुझसे बचाओगी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। जिसके बाद ये बंदा उस लड़की को लेकर एक कब्र के पास आ जाता है और उसे सामने फेंक कर मारता है, जिससे वो पोजेस हो जाती है और वो ये कहता है कि तुम्हें आज खाना मिल जाएगा पर तुम्हें वो कमाना होगा। ये बोलते हुए वो यहाँ से जा रहा होता है, पर तभी अचानक ये लड़की उसके ऊपर अटैक कर देती है और उसे इंजर्ड भी कर देती है। इस बंदे को समझ नहीं आता कि यहाँ पर क्या हो रहा है और वो यहाँ से भागने का ट्राई करता है। ये बंदा भागते हुए जीनोस के सामने आ जाता है। मेरी स्लेव पागल हो चुकी है तो तुम मुझे इससे बचा लो। जीनोस उससे पूछता है कि तुम क्या कर रहे थे। अरे नहीं हम तो कुछ भी नहीं कर रहे थे, बस वही नॉर्मल काम जैसे कि फार्मिंग। अब ये लड़की दोबारा से उसके ऊपर अटैक करती है पर जीनोस उसे रोक लेता है और वो ये कहता है अरे ओए छोरी तुम तो कुछ ज्यादा ही वायलेंट हो रही हो। और वो जीनोस के ऊपर पत्थर फेंक कर मारती है पर वो इससे काफी आराम से बच
जाता है। अबे ओए लड़की, तू इसे जान से मार दे, मैं तुझे इसके बदले में काफी सारे पैसे दूंगा। वैसे मेरा काम लोगों को मारना नहीं है, मैं तो ये चाहता हूँ कि मैं कम से कम लोगों को मारूं और ऐसे ही काम को सॉर्ट कर दूं। और वो ये कहता है कि वैसे मैं एक हीलर हूँ। जिसके बाद ये लड़की जीनोस पर एक काफी बड़ा पत्थर फेंक कर मारती है, पर वो इसे एक ही मुक्के में तोड़ देता है। ये बंदा इसे देखकर काफी हैरान हो जाता है। अबे ओए, तू कौन सा हीलर है? आखिरकार कौन सा हीलर ऐसा कर सकता है? अब ये लड़की और भी ज्यादा गुस्से में आकर जीनोस पर अटैक करने के लिए सामने से आती है और वो इसके ऊपर एक जोरदार अटैक करती है, पर जीनोस को इससे कुछ भी नहीं होता, बल्कि ये अटैक रिफ्लेक्ट हो जाता है, जिससे ये लड़की काफी दूर जाकर गिरती है और ये पूरी की पूरी बिल्डिंग इस बंदे के ऊपर गिर जाती है। जीनोस उससे कहता है, अरे यार तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें हील कर दूंगा, बस थोड़ी शांति रखो। अब जीनोस इस लड़की के पास जाता है और वो ये चेक करता है कि ये लड़की पोजेस है, जिसके बाद वो इसके घोस्ट को बाहर निकाल देता है और उसे भी आराम से निपटा देता है। ये आदमी भी सारा कुछ देखकर काफी शॉक्ड हो जाता है और वो ये कहता है कि तुमने इस टूटी हुई टांग को काफी जल्दी से ही कर दिया, प्लीज मुझे बचा लो और तुम सच में एक हीलर हो। वैसे मेरा आज का टाइम खत्म हो चुका है, क्या तुम कल तक वेट कर सकते हो? क्या कल तक तो मैं मर जाऊंगा। ये आदमी जीनोस के सामने काफी सारे पैसे फेंकता है और वो ये कहता है कि प्लीज मुझे सही कर दो। जीनोस उसे कहता है, पर ये अमाउंट काफी कम है, पर ये तो मार्केट के रेट से भी काफी ज्यादा है। शायद तुम मुझे नहीं जानते, मैं एक अंडरग्राउंड हीलर हूँ और ये प्राइस मेरे लिए काफी कम है। लेकिन वो बाद में इसको हील कर देता है और बदले में इस लड़की को लेकर अपने साथ आ जाता है। वो लड़की जीनोस से पूछती है, तुम कौन हो? और वो इसे अपने बारे में सारा कुछ बता देता है। वो ये कहता है कि तुम जल्दी से अपने कपड़े उतारो। और जैसे ये लड़की अपने कपड़े उतारती है तो जीनोस ये देखता है कि उसके पेट पर एक पत्थर है, जिसकी वजह से उसके पेट में पेन हो रहा था। जीनोस अपने मैजिक का इस्तेमाल करता है और वो इस पत्थर को बाहर निकालकर इसे तोड़ देता है, पर टिल को कुछ भी समझ नहीं आता कि जीनोस क्या कर रहा है। जीनोस उसे कहता है कि मैंने तुम्हारे पेट को खोला, उस पत्थर को बाहर निकाला और उसे तोड़कर तुम्हारे पेट को दोबारा से बंद कर दिया। टिल उसको थैंक यू करती है। जीनोस उसे कहता है, पर मुझे इसके बदले में पूरा मुआवजा चाहिए, तो चलो काम पर लग जाओ। अरे हाँ, तुम जो कहोगे मैं वो करने के लिए रेडी हूँ। जिसके बाद जीनोस उसे एक बुक दिखाकर ये पूछता है, क्या तुम जानती हो कि ये कहाँ मिलेगा? और टिल उसको लेकर उसी जगह पर आ जाती है और वो ये पूछती है, क्या ये वही है? और जीनोस इसे देखकर काफी खुश हो जाता है, तुम्हारा शुक्रिया। पर टिल को ये बात समझ नहीं आती कि जीनोस बस उससे इतना ही काम करवाना चाहता था और वो ये कहती है, पर तुम्हारा मेरे ऊपर डेट था। जीनोस उससे कहता है, पर तुमने वो डेट चुका दिया। पर अब ये सारी बातें टिल के सर के ऊपर से जा रही होती हैं। जीनोस उससे कहता है कि ये काम मेरे लिए काफी इम्पोर्टेंट था और मैं इन्हें ढूंढ नहीं पा रहा था, पर तुमने ये काम कर दिया। और हाँ, अब से तुम्हारी लाइफ तुम्हारी है और तुम्हारे ऊपर मेरा कोई भी डेट नहीं है। जिसके बाद वो इस लिव कॉन्ट्रैक्ट को फाड़ देता है, यानी कि टिल अब आजाद है। और वो ये देखकर काफी खुश हो जाती है। वो ये सोचती है कि फाइनली अब मेरी लाइफ मेरी है और मैं ये नहीं जानती कि मुझे अपनी लाइफ के साथ क्या करना है। पर एक बात तो तय है कि मैं अब एक स्लेव नहीं हूँ और जब भी मुझे ये पता लगेगा कि मुझे लाइफ में क्या करना है तो मैं आकर तुम्हें बताऊंगी। जीनोस उसे कहता है, अगर तुम्हें कभी भी चोट लग जाए तो तुम मेरे पास आ सकती हो, मैं तुम्हें ठीक कर दूंगा, पर हाँ ध्यान रखना वो फ्री नहीं होगा। जिसके बाद जीनोस दोबारा से घर पर आ जाता है और लिली उसे देखकर काफी खुश हो जाती है। ये तीनों भी सारा सामान लेकर यहाँ पर आ चुकी है, जिसमें काफी सारी सब्जियां हैं और मीट भी। जीनोस जैसे ही अपने कमरे में आता है तो कार्मिला उसे पूछती है, क्या वो एक लड़की है जिसे मैं सेंस कर पा रही हूँ? फिर हमें जीनोस का एक पास्ट दिखाया जाता है जहाँ पर उसकी पार्टी का लीडर यानी कि उसी का एक दोस्त उसे पार्टी से बाहर निकाल देता है, पर निकालने से पहले वो उसकी तरफ एक गोल्ड कॉइन फेंक कर मारता है और वो ये कहता है कि तुम्हारी हमारी पार्टी में कोई भी जरूरत नहीं है और वैसे भी तुम स्लम से आए हो तो तुम यहाँ से निकल जाओ। इस तरफ कुछ लोग लिली को परेशान कर रहे होते हैं और लिली इनकी स्लेव है और जैसे वो यहाँ से भागने का ट्राई करती है तो ये उसके पैर में एरो मार देता है, जिससे वो नीचे गिर जाती है। अब ऐसे लोग लिली को टॉर्चर कर रहे होते हैं, तभी जीनोस यहाँ पर आ जाता है और वो लिली को इनसे खरीद लेता है। लिली की हालत काफी खराब हो चुकी है तो वो ये कहती है कि अब काफी देर हो चुकी है, मैं दर्द को भी महसूस नहीं कर पा रही हूँ। लो, मैंने तुम्हें सही कर दिया है और अब तुम सही से बात कर सकती हो। और जैसी लिली ये देखती है कि वो बिल्कुल सही हो चुकी है तो वो जीनोस को थैंक्स करती है। जीनोस उसे अपने बारे में सारा कुछ बताता है कि वो एक हीलर है पर उसके पास लाइसेंस नहीं है। जिसके बाद ये दोनों एक रेस्टोरेंट में आ जाते हैं और बैठकर खाना खा रहे होते हैं, पर जीनोस के पास पैसे नहीं है और वो लिली के बारे में काफी चिंता कर रहा होता है कि उसे कहाँ पर छोड़ना है, क्योंकि वो एक एल्फ है। और तभी यहाँ पर एक बंदा आता है जिसके हाथ पर मैजिकल बुलेट की गोली लगी हुई होती है और वो दर्द से काफी चिल्ला रहा होता है। जीनोस उससे कहता है, अरे यार तुम फालतू में चिल्ला रहे हो, मैं इसे काफी आराम से सही कर सकता हूँ। और वो इसे मिनटों में सही कर देता है, जिससे ये बंदा काफी खुश होता है और जीनोस को कुछ गोल्डन कॉइंस देकर यहाँ से चला जाता है। जीनोस भी इससे काफी खुश हो जाता है कि उसे हीलिंग करने के पैसे मिल चुके हैं और वो ये सोचता है कि उसे एक क्लिनिक खोलना चाहिए, पर उसके पास लाइसेंस भी नहीं है तो वो ये काम नहीं कर सकता। जिसके बाद वो डिसाइड करता है कि वो एक अंडरग्राउंड हीलर बनेगा और लिली उसे
कहती है कि इसमें मैं भी तुम्हारा साथ दूंगी। अब ये दोनों चलते चलते एक मेंशन के सामने आ जाते हैं और ये मेंशन दिखने में काफी डरावना लग रहा होता है और लिली इसे देखकर काफी डर रही होती है। वो ये कहती है कि मुझे इस जगह पर नहीं जाना, यहाँ पर काफी सारे मॉन्स्टर्स हो सकते हैं। लेकिन वो इसे मनाकर इस घर में ले आता है जहाँ पर लिली अपने मैजिक का इस्तेमाल करती है और चारों तरफ लाइट ही लाइट हो जाती है। जीनोस को भी ये जगह काफी अच्छी लगती है क्योंकि इसके ऊपर छत है, क्योंकि जब वो पार्टी में था तो उसने काफी सारी रातें आसमान के नीचे बिताई हैं। और जब ये दोनों बातें कर रहे होते हैं तभी अचानक से यहाँ पर एक रैत आ जाती है जो कि इनके ऊपर अटैक कर देती है, पर जीनोस उसे काफी आराम से संभाल लेता है। और पास्ट में उसने ऐसे काफी सारे रैत मॉन्स्टर्स को हराया है और वो ये जानता है कि ऐसे रैत मॉन्स्टर्स हीलिंग मैजिक के सामने काफी कमजोर होते हैं। जीनोस उसे समझाने का काफी ट्राई करता है कि हम तुम्हारे रास्ते में नहीं आएंगे, बस हमें यहाँ पर रहने दो। लेकिन वो रैत उसके ऊपर अटैक करने वाली होती है, पर जैसे जीनोस हील का इस्तेमाल करता है तो वो काफी डर जाती है, जिसके बाद वो यहाँ पर काफी सारे घोस्ट को समन करती है। अरे यार ये नहीं मानेगी। जिसके बाद वो हाई हील का इस्तेमाल करता है और सारे के सारे घोस्ट को एक ही बार में ठिकाने लगा देता है। ये देखकर वो रैत काफी शॉक्ड हो जाती है जिसका नाम है कार्मिला। जीनोस उसे कहता है वैसे हमारे लिए एक कमरा बहुत है, अच्छा ठीक है तुम ऊपर वाला रूम ले सकते हो। फिर हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर इन दोनों ने इस रूम को एक प्रॉपर क्लिनिक बना दिया है और ये अपने पहले पेशेंट का वेट कर रहे होते हैं, जिसके लिए लिली बाहर एडवर्टीजमेंट के लिए जा रही होती है, पर जीनोस उसे रोक लेता है और वो ये कहता है कि ऐसे तो रॉयल हॉस्पिटल वाले हमें काफी आसानी से ढूंढ सकते हैं, तुम इंतजार करो हमारे पेशेंट्स आते होंगे। और तभी अचानक से वही बंदा यहाँ पर आ जाता है जिसे जीनोस ने पहले सही किया था और जीनोस उसे कहता है मैं ये जानता था कि तुम यहाँ पर जरूर आओगे और तुम कोई आम इंसान नहीं हो और तुम्हारे पास किसी आम हॉस्पिटल में न जाने के काफी सारे रीजंस होंगे, क्यों है ना? अरे हाँ तुमने सही कहा। और वैसे मेरा नाम है जोंटे और मैं अपनी बहन को लेकर यहाँ पर आया हूँ। उसके हाथ में भी एक गन शॉट लगा हुआ है और उसका मांस सड़ता जा रहा है। जीनोस उसके हाथ को देखकर ये कहता है कि पक्का तुम्हारे हाथ पर एक मैजिकल गन का शॉट लगा हुआ है जिसके अंदर पॉइजन था और ये जहर धीरे धीरे तुम्हारी बॉडी में फैलता जा रहा है और इसे देखकर ऐसा लगता है कि मुझे तुम्हारा हाथ काटना होगा। और हाँ वैसे मैं ये काम कर सकता हूँ, पर मैं इसके बदले में 1 मिलियन बैन लूंगा। और जोफिया ये सुनते ही काफी शॉक्ड हो जाती है और वो ये कहती है शायद तुम मेरे बारे में नहीं जानती, मेरा नाम है जोफिया और मैं जोफिया द टोर्नेडो हूँ और तुम मुझसे इतने पैसे लोगे। फिर हमें जोफिया के बारे में बताया जाता है कि वो स्लम्स को चलाने वाली 3 लीडर्स में से एक है जिसका नाम है जोफिया द टोर्नेडो और आम लोग इसे काफी अच्छा मानते हैं क्योंकि ये अमीरों से लूटकर उसका एक हिस्सा गरीबों में बांट देती है। अब जोफिया उसे मना कर रही होती है कि मैं तुम्हें 1 मिलियन वैन नहीं दूंगी, वो भी बस एक हाथ काटने की। जीनोस उसे कहता है कि एक हाथ काटना काफी आसान है, पर मैं तुमसे 1 मिलियन वैन इसीलिए ले रहा हूँ ताकि मैं तुम्हारे हाथ को दोबारा से रीजनरेट कर पाऊँ। और ये सुनते ही वो दोनों ही काफी शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि आज से पहले इन दोनों ने ऐसा नहीं सुना कि कोई हीलर ऐसा कर सकता है। और जैसे ये दोनों इस चीज के लिए मानते हैं तो जीनोस अपने काम पर लग जाता है और वो अपने मैजिक का इस्तेमाल करके पहले एक नाइफ बनाता है और बाद में इस हाथ को काट देता है और बाद में वो अलग अलग मैजिक का इस्तेमाल करता है जिससे ये हाथ दोबारा से रीजनरेट हो जाता है। यानी कि जोफिया का हाथ पूरी तरह से सही हो चुका है और वो जीनोस से काफी इम्प्रेस हो जाती है। और उसका भाई ये नोटिस करता है कि कार्मिला भी उल्टी लटकी हुई इस पूरे ऑपरेशन को देख रही है। फिर हम शाम का सीन देखते हैं जहाँ पर लिली ने इन तीनों के लिए चाय बनाई होती है और जीनोस उससे कहता है तुम्हें क्या लगता है कि कार्मिला यहाँ पर आएगी? और तभी अचानक से कार्मिला सामने आ जाती है और वो ये कहती है कि ऑफ कोर्स क्यों नहीं। जीनोस उसे कहता है कि चाय थोड़ी गर्म है तो फूंक मारकर। लिली ये बताती है कि अब हमारे पास काफी सारे पेशेंट्स आने शुरू हो गए हैं और जैसी कार्मिला इस चाय को पीती है तो उसका मुंह जल जाता है। जिसके बाद लिली उससे ये पूछती है कि तुम मुझे बता सकती हो कि लिजर्ड मैन हमेशा ही इंजर्ड क्यों रहते हैं? अब जीनोस उसे सारा कुछ बताने वाला होता है, पर तभी अचानक से यहाँ पर एक आवाज होती है और ये दोनों ही चौकन्ने हो जाते हैं और हम यहाँ पर काफी सारे वेयरवॉल्व्स को देखते हैं और साथ में एक लड़की को भी जिसका नाम है लिंगा और वो स्लम्स में इन सारे के सारे वेयरवॉल्व्स की लीडर है और ये वही है जो कि स्लम्स में इलीगल चीजों को चलाती है। जीनोस उसे कहता है कि आज क्लिनिक बंद है, अगर तुम्हारे पास कोई इमरजेंसी नहीं है तो तुम कल आ सकती हो। क्या इमरजेंसी, वो भी मेरे लिए? जिसके बाद लिंगा जीनोस की सारी बातों को इग्नोर कर रही होती है और वो उसके ऊपर अटैक कर देती है, पर जीनोस उसे काफी आराम से बच जाता है और इन सारे के सारे वेयरवुल्फ को काफी गुस्सा आ जाता है और वो जीनोस पर अटैक कर देते हैं। पर लिंगा ये सारा कुछ देखकर काफी शॉक्ड हो जाती है कि जीनोस टच से मस नहीं हुआ है और वो अपने सारे के सारे वेयरवुल्फ से ये कहती है कि चलो एक काम करो, इस पूरी की पूरी बिल्डिंग को तबाह कर दो। और भाई ये सुनते ही सारे के सारे वेयरवुल्फ सामान को तोड़ना फोड़ना शुरू कर देते हैं और ये सारी आवाज कार्मिला सुन लेती है और वो भी यहाँ पर आ जाती है और वो काफी गुस्से में है। इससे पहले कार्मिला इन सभी की बैंड बजाती तो जीनोस उसको रोक लेता है। वो ये कहता है कि 2nd फ्लोर तुम्हारा है और 1st फ्लोर हमारा, जहाँ पर क्लिनिक है और यहाँ पर लोगों को मारा नहीं जाता,
हम उन्हें सही करते हैं। कार्मिला इससे काफी चढ़ जाती है। अच्छा ठीक है, मैं यहाँ से जा रही हूँ। अब जैसे लिंगा ये देखती है कि रैत ने जीनोस की बात सुनी है तो वो उसके सामने झुक जाती है और उससे माफी मांगना शुरू कर देती है। और वो ये कहती है कि वो रैत और वैम्पायर से काफी डरते हैं और एक रैत ने तुम्हारी बात मानी है, यानी कि वो तुम्हारे अंडर है, तो मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। चलो बे सारो, इससे माफी मांगो। और ये सारा मामला ऐसे ही सॉर्ट हो जाता है। फिर हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक ऑर्क यहाँ पर आता है और वो ये कहता है कि हमारी हेड ऑफ द ऑर्क्स तुमसे बात करना चाहती हैं, जिनका नाम है लेडी लूवी। अब जीनोस इस ऑर्क को अपने सामने देखकर काफी शॉक्ड हो जाता है। ये ऑर्क उससे कहता है हमारी मालकिन आपसे मिलना चाहती हैं। जीनोस ये बताता है कि लूवी माना स्टोन्स की खुदाई करते करते काफी अमीर हो चुकी है। जीनोस उससे ये पूछता है क्या तुम्हारी मालकिन रीजनेबल है? अरे हाँ, वो काफी ज्यादा वाइस है और तुम्हें उनसे मिलना चाहिए। जिसके बाद जीनोस उससे ये पूछता है कि तुम्हारी मालकिन खुद यहाँ पर क्यों नहीं आई? वो ये कहता है कि यहाँ पर काफी सारे लिजर्ड मैन हैं और साथ में वेयरवुल्व्स भी, तो इस टेरिटरी में मैं उन्हें कैसे ला सकता हूँ? यहाँ पर उन्हें काफी खतरा हो सकता है। अब ये सारी कहानी सुनने के बाद जीनोस उसके साथ जाने के लिए मान जाता है। अब अगले सीन में हम ये देखते हैं कि जीनोस लूवी के सामने खड़ा हुआ होता है और वो ये कहती है कि मैं इस जगह से हिल नहीं सकती, क्या तुम मुझे इसका रीजन बता सकते हो? वो आगे जाने के बाद उसको चेक करता है तो उसे पता लगता है कि उसके पेट में एक मैजिकल स्टोन है और वो बाहर से बिल्कुल भी इंजर्ड नहीं है। लूवी ये बताती है कि उसने एक राइस बॉल समझकर इसको खा लिया था, पर उसने इसे काफी चबाकर खाया है, तो ऐसा भी हो सकता है कि वो कुछ टाइम बाद उसके पेट में फट जाए या फिर वो खुद ही अपने आप बाहर आ जाए और इसलिए वो मूव नहीं कर रही होती ताकि उसके बाकी साथी भी मारे ना जाएं। और उसने जीनोस को यहाँ पर इसीलिए बुलाया होता है ताकि वो अपनी सारी संपत्ति जीनोस को सौंप दे। जिसके बाद वो अपनी तिजोरी की चाबी को बाहर निकालकर उसे जीनोस को सौंप देती है और वो भी अपनी मैजिक का इस्तेमाल करता है और यहाँ पर एक माना ब्लेड बना लेता है, जिससे वो लूवी के पेट से उस माना स्टोन को बाहर निकाल देता है, वो भी एकदम सही सलामत। और वो इसे अपने दोनों हाथों के बीच में ही तोड़ देता है। उसके हाथों में डिफेंसिव शील्ड होती है जिससे उसे कुछ भी नहीं होता और न ही ये माना स्टोन ब्लास्ट करता है, यानी कि सारे लोग बड़ी आराम से बच जाते हैं। और वो इस तिजोरी की चाबी को वापस करते हुए यहाँ से निकल जाता है। लूवी उससे कहती है कि वो उसके क्लिनिक को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सकती है, पर जीनोस इसके लिए साफ मना कर देता है। कहानी चेंज होती है और हम ये देखते हैं कि ये सारे दोबारा से क्लिनिक में आ जाते हैं, पर लिली उन सभी लड़कियों के यहाँ पर बार बार आने से काफी परेशान हो रही होती है और वो जीनोस से पूछती है कि वो लड़कियाँ यहाँ पर क्यों आ रही हैं। जीनोस ये कहता है मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं जानता, लेकिन कार्मिला उसे कहती है मुझे उनकी आंखों में साफ साफ दिखाई दे रहा है कि वो लड़कियाँ तुमसे प्यार करती हैं, पर मैं तो बस एक अंडरग्राउंड हीलर हूँ, तो ऐसा कैसे हो सकता है? कुछ भी हो, पर मुझे वो साफ दिखाई दे रहा है उनकी आंखों में। कार्मिला उसे वार्न करती है कि ऐसा भी हो सकता है कि ये तीनों ही लड़कियां आगे चलकर तुम्हें लेकर वॉर स्टार्ट कर दें। जीनोस ये कहता है ये बात काफी बेतुकी है और मुझे ऐसी बातों पर हंसी भी नहीं आती। पर अगली सुबह हम ये देखते हैं कि सच में उन तीनों ने वॉर डिक्लेयर कर दी है और वो तीनों ही जीनोस को अपनी अपनी साइड करना चाहती हैं और वो उसके लिए काफी सारे गिफ्ट्स भी लेकर आती हैं ताकि जीनोस उनकी साइड आ जाए। लिली को ये सारी चीजें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही होती। अब ये सारे फाइट करने के लिए एक ग्राउंड में आ जाते हैं। जीनोस भी यहीं पर होता है और वो इन्हें देखकर ये कहता है कि मैं यहाँ पर इसलिए आया हूँ ताकि मैं तुम्हें रोकूं ना, और तुम्हें तब तक फाइट करनी है जब तक कि तुम सेटिस्फाई ना हो जाओ। जैसे इन्हें जीनोस का अप्रूवल मिलता है तो ये फाइट स्टार्ट हो जाती है और ये तीनों ही एक दूसरे पर काफी खतरनाक अटैक्स कर रही होती हैं, लेकिन ये सारे ही अटैक्स एकदम बेकार होते हैं। जिसके बाद हम ये देखते हैं कि लिंगा अपनी एक्स से जोफिया पर अटैक करती है, पर वो इसे बड़ी आराम से रोक लेती है। लूवी इन दोनों पर अटैक करने का ट्राई करती है, पर ये दोनों ही उसके अटैक से काफी आराम से बच जाती हैं। जिसके बाद ये सारे लिजार्ड मैन और वेयरवुल्व्स पर अटैक करना शुरू करती हैं और उन्हें काफी गंदे तरीके से मार रही होती हैं। ये सारे एक दूसरे को हराने का पूरा ट्राई कर रहे होते हैं, ऑर्स भी सामने आ जाते हैं और ऐसे ही फाइट करते करते शाम हो जाती है। पर इस फाइट का कोई भी रिजल्ट नहीं निकलता क्योंकि जीनोस इन्हें बार बार हील कर रहा होता है। वो इन सभी को देखकर ये कहता है कि मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, पर तुम सारे मेरे पेशेंट हो, अगर तुम्हें चोट लगेगी तो मैं तुम्हें हील कर दूंगा। ये सुनते ही वो तीनों लड़कियां शांत हो जाती हैं और उन्हें ये बात समझ आ जाती है कि उनकी इस फाइट का कोई भी रिजल्ट निकलने वाला नहीं है और अब ये अपनी सालों से चली आ रही फाइट को भी खत्म कर देती हैं। जैसे लिली ये सारा कुछ देखती है तो वो भी काफी शॉक्ड हो जाती है। उसे समझ नहीं आता कि जीनोस ने ऐसा कैसे किया। जीनोस उससे कहता है मेरे सेंसे ने मुझसे कहा था कि अगर मैं इस वर्ल्ड को एक बेटर प्लेस बना देता हूँ तो मैं एक फर्स्ट ग्रेड का हीलर बन जाऊंगा, और वैसे भी मैं एक थर्ड ग्रेड का हीलर हूँ, तो मैं स्लम्स में सारी चीजों को सही करना चाहता हूँ। जब लिली उसे ये पूछती है कि उसने इन तीनों को बचाया क्यों, तो जीनोस उससे कहता है कि ये तीनों ही हमारे क्लिनिक के रेगुलर कस्टमर्स हैं, तो मैं इन्हें कैसे खो सकता हूँ। पर लिली ये समझ जाती है कि वो झूठ बोल रहा है। जिसके बाद वो ये कहती है कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, वैसे मैं भी तुम्हें पसंद करता हूँ,
पर मेरा वो मतलब नहीं था। जिसके बाद वो इन सभी से अपनी फीस लेकर यहाँ से कल्टी मार लेता है। फिर हमें कासल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वाइस कमांडर कृष्णा उनके डिवीजन कमांडर से मिलने के लिए आती है और वो ये बताता है, मैंने ये रूमर सुने हैं कि स्लम्स में रहने वाले तीनों ही डेमी ह्यूमंस के बीच की जो फाइट थी वो खत्म हो चुकी है। पर कृष्णा को इस बात पर बिल्कुल भी बिलीव नहीं होता। कमांडर ये कहता है कि ये बात सच भी हो सकती है और हम इस बात को इग्नोर नहीं कर सकते। और इन्हें इस बात की चिंता हो रही होती है कि अगर वो तीनों एक साथ मिल गए तो टॉप पर बैठे हुए काफी सारे सिटीजन्स और एरिस्टोक्रेट्स के लिए ये काफी बड़ी दिक्कत हो सकती है। पर ये सारे इस बात को भी काफी अच्छे से जानते हैं कि पक्का उन तीनों के बीच में कोई न कोई आया है जिसने इस फाइट को रुकवाया है। अब वो ये सारा का सारा मैटर कृष्णा के हाथों में सौंप देता है। इस तरफ ज़ीनोस अपने हीलिंग मैजिक का इस्तेमाल करते हुए जोफिया और उसके भाई को हील कर रहा होता है। जोफिया ये बताती है कि वो एक चोर है पर रॉयल नाइट्स उसके ऊपर नजर बनाए हुए हैं। लेकिन हाँ, एक बात तो सच है कि मैं अपने टारगेट को काफी ध्यान से चुनती हूँ। वो इन सभी को ये बता रही होती है कि ऐसा भी हो सकता है कि उन सभी नाइट्स की नजर हमारे ऊपर हो। ज़ीनोस ये सोचता है कि ऐसा कैसे हो सकता है और उन्हें हमसे क्या लेना देना, खासकर मुझसे। खैर छोड़ो, मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई टेंशन की बात है। चलो जाकर खाना बनाओ। गर्मा गर्म खाना बनकर रेडी हो चुका है। लेकिन जाती हुई कार्मिला ज़ीनोस से कहती है कि पूरे रॉयल कैपिटल में तुम अकेले हो जो कि स्लम्स की इन तीनों आइडेंटिटी को एक साथ ला सकते हो। फिर अगले सीन में हम कृष्णा को देखते हैं जो स्लम्स में आ जाती है और वो यहाँ का माहौल देखकर काफी इम्प्रेस हो जाती है क्योंकि यहाँ का माहौल काफी अच्छा होता है। जिसके बाद वो एक लिजर्ड मैन से ये पूछती है कि यहाँ पर क्या चल रहा है, सारे लोग इतने शांत कैसे हैं। और वो ये कहता है कि यहाँ पर सारा कुछ नॉर्मल हो चुका है। लेकिन कृष्णा को ये बात समझ नहीं आती कि सारे के सारे लिजर्ड मैन, वेयरवुल्व्स और ऑर्क्स आपस में फाइट किया करते थे पर अब ये सारे एक साथ कैसे रह रहे हैं। और जब वो इसके बारे में लिजर्ड मैन से पता करती है तो वो ये कहता है कि वो लोग इतने भी बुरे नहीं हैं। लेकिन कृष्णा उससे बार बार अलग अलग बातें जानने का ट्राई करती है पर वो ये कहता है कि मैं तुम्हें नहीं जानता और मैं तुम्हें इससे ज्यादा कुछ भी बता नहीं सकता। और वो यहाँ से जाने का ट्राई करता है पर कृष्णा उसके ऊपर गन तान देती है। लेकिन तभी वो जोफिया और जोंटे को अपने पास से जाते हुए देखता है और वो उन्हें आवाज लगाता है, अबे ओए मेरी हेल्प करो। ये सुनते ही कृष्णा वहाँ से भाग जाती है और भागते भागते वो ज़ीनोस के क्लिनिक में आ जाती है और उससे सही रास्ते के बारे में पता कर रही होती है। जैसे लिली उसको देखती है वो ये पूछती है कि ये कोई नई पेशेंट है। लेकिन अगले पल हम ये देखते हैं कि कृष्णा अपनी मैजिकल गन से ज़ीनोस के ऊपर अटैक कर देती है और यहाँ पर चारों तरफ धुआं ही धुआं हो जाता है और लिली उसको बचाने के लिए आगे भागती है। कृष्णा को ऐसा लगता है कि ज़ीनोस ने लिली को पकड़ा हुआ है, यानी कि उसने उसे बंदी बनाया हुआ है और इसीलिए वो उसे शूट कर देती है। पर लिली उसे सारा कुछ एक्सप्लेन करती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। और कृष्णा ये कहती है कि मैं अपने काम में एकदम परफेक्ट हूँ पर मेरी एक कमजोरी है कि मुझे काफी जल्दी गुस्सा आ जाता है। पर कृष्णा ये देखकर काफी शॉक्ड हो जाती है कि ज़ीनोस अब भी सही है और वो ये कहती है, पर तुम सही कैसे हो? वैसे मैंने डिफेंसिव मैजिक का इस्तेमाल किया। क्या डिफेंसिव मैजिक वो तुम्हें आता है? जिसके बाद वो इसे पास से जाकर चेक करती है और वो ये देखकर काफी हैरान हो जाती है कि ज़ीनोस को कुछ भी नहीं हुआ है। कृष्णा को ऐसा लग रहा होता है कि ये एक ऐसा बंदा है जो कि काफी लंबे टाइम से डिफेंसिव मैजिक की प्रैक्टिस कर रहा है और इसलिए इसका डिफेंसिव मैजिक इतना स्ट्रॉन्ग है। जिसके बाद ज़ीनोस सभी से ये कहता है कि कोई भी यहाँ पर न आए क्योंकि कृष्णा अभी यहीं पर है। अब कृष्णा उससे कहती है कि वो एक ऐसे इंसान को ढूंढ रही है जिसे उसे कस्टडी में लेना है और वो ज़ीनोस से कहती है, क्या तुम मेरी हेल्प करोगे? पर वो ये कहता है, लेकिन मैं तुम्हारी हेल्प क्यों करूं? कार्मिला उनकी ये सारी बातें सुन रही होती है और उसे इन बातों में काफी मजा आ रहा होता है। जिसके बाद कृष्णा ये कहती है कि वो इंसान जो भी है वो इस बात को काफी अच्छे से जानता है कि डेमी ह्यूमंस को कैसे कंट्रोल किया जाता है और अब वो ये कहती है कि इतनी ज्यादा पावर वाला पर्सन पूरी नेशन के लिए खतरा बन सकता है। पर लिली उसको मना करती है कि जरूरी नहीं है कि ऐसा ही हो। और जैसे ही ये सारी बातें खत्म हो जाती है तो कृष्णा यहाँ से जा रही होती है पर जाती हुई वो ये देखती है कि सामने एक बेड पड़ा हुआ है और वो ज़ीनोस से ये पूछती है कि ये एक्स्ट्रा बेड यहाँ पर क्या कर रहा है। वो ये कहता है कि हमारे पास एक बेड एक्स्ट्रा था तो मैं सोच रहा था कि मैं इसे फेंक दूं, क्या मैं इसे यूज कर सकती हूँ? और वो ज़ीनोस से कहती है कि वैसे भी मैं अपना काम करने के लिए एक बेस को ढूंढ रही थी और मैं तुम्हारे पास रुक सकती हूँ जिससे मैं स्लम्स के काफी नजदीक रहूंगी और इसके लिए मैं तुम्हें पे भी करने वाली हूँ। शाम में लिली ज़ीनोस के लिए चाय बनाकर लाती है और वो इससे काफी गुस्सा है क्योंकि उनके घर में एक और नई मेंबर आ चुकी है और वो ज़ीनोस से कहती है कि चलो यहाँ से चलते हैं। और वो ज़ीनोस से कहती है कि आज मैं तुम्हें सोने नहीं दूंगी। पर कुछ टाइम के बाद वो खुद ही घोड़े बेचकर सो जाती है। ज़ीनोस और कृष्णा बातें कर रहे होते हैं। कृष्णा उससे कहती है कि तुम एक मास्टर मेज हो जिसने डिफेंसिव मैजिक को मास्टर किया हुआ है, क्यों है ना? अरे नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है मेरी माँ। और अब वो ज़ीनोस को जोफिया के बारे में बताना शुरू करती है कि उसने जोफिया से फाइट की थी और उसने उसके हाथ को डैमेज कर दिया था। पर जब उसने उसे दोबारा से देखा तो उसका हाथ दोबारा से रीजनरेट हो चुका था और जिस इंसान ने ये किया है उसकी बातों में काफी वजन होगा। पर तुम्हें स्लम से इतनी दिक्कत क्यों है? और कृष्णा उसे बताती है कि वो स्लम से इसलिए डरती है क्योंकि स्लम में रहने वाले किसी बंदे ने उसकी माँ को जान से मार दिया था, जबकि उसकी माँ एक काफी अच्छे दिल की इंसान थी जो कि स्लम्स में बच्चों को खाना खिलाया करती थी, वो भी
फ्री में। पर एक दिन वो मुझे लाश के रूप में मिली और जिसने भी ऐसा किया था उसने बस ऐसा इसलिए किया ताकि वो उनकी वेडिंग रिंग को चुरा पाए। तभी से कृष्णा ये डिसाइड करती है कि वो एक इनविंसिबल हीरो बनेगी जो कि दूसरों को जस्टिस दिला पाएगी। और मैं काफी कम उम्र में एक वाइस कमांडर बन चुकी हूँ और इसीलिए मुझे एक नाम भी मिला है जो कि है आयरन रोज। जैसे ही ये सारी बातें खत्म हो जाती हैं तो कृष्णा यहाँ से चली जाती है और जोफिया यहाँ पर आ जाती है। जीनोस उसे दोबारा से हील कर रहा होता है पर तभी अचानक हम ये देखते हैं कि दरवाजे पर कोई आता है और ये कोई और नहीं बल्कि कृष्णा है। और वो ये कहती है कि मैं दोबारा से रास्ता भूल गई। जोफिया और कृष्णा एक दूसरे के आमने सामने खड़ी होती हैं और कृष्णा ने उसके ऊपर बंदूकें तान दी होती हैं। जोफिया ये बताती है कि वो तो बस यहाँ पर इसलिए आई है ताकि वो रास्ता पूछ पाए, लेकिन तभी कृष्णा ये देखती है कि किसी ने जोफिया के हाथ को हील कर दिया है और वो ये कहती है कि वो इंसान जो भी है वो सारे के सारे क्रिमिनल्स को सही कर रहा है। जोफिया उससे ये कहती है कि मैंने ये बात सुनी है कि सारे के सारे रॉयल नाइट्स चाइल्ड ट्रैफिकिंग को ट्रैक कर रहे हैं, पर मैंने ये भी सुना है कि उसके पीछे एक एरिस्टोक्रेट है। लेकिन कृष्णा को इन बातों पर यकीन नहीं आता तो जोफिया उसे सारा कुछ समझाती है कि वो इंसान जो भी है वो पक्का एक एरिस्टोक्रेट है और सभी को ऐसा लगता है कि ये रैकेट स्लम से चल रहा है, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। अब ऐसे ही इन दोनों में बहस हो रही होती है तभी जीनोस सामने आता है और वो ये कहता है कि मैं ही मीडिएटर हूँ। और जैसे ही कृष्णा ये सुनती है तो वो भी काफी शॉक्ड हो जाती है। वो ये कहती है कि वो मीडिएटर जो भी है उसकी स्पेशलिटी हीलिंग मैजिक है, पर तुम तो डिफेंसिव मैजिक करते हो और ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि किसी के पास हीलिंग मैजिक और डिफेंसिव मैजिक एक साथ हो। पर तुम जो कोई भी हो तुम इन डेमी ह्यूमंस और उस मीडिएटर की साइड ले रहे हो, ये बात तो तय है। जिसके बाद वो इस प्लेस को छोड़ देती है ताकि वो किसी और जगह से इन्वेस्टिगेट कर पाए। अब अगली सीन में हम ये देखते हैं कि कृष्णा कालिंडोर के ऑफिस में आ जाती है और वो उसे सारा कुछ एक्सप्लेन कर रही होती है कि इस जगह पर काफी ज्यादा चोरी चकारी हो रही है और साथ में चाइल्ड ट्रैफिकिंग भी। और ये वही इंसान है जिसका नाम जोफिया ने लिया था कि सभी के पीछे ये इंसान है। जिसके बाद कालिंडोर उसे आसपास की सारी जगह चेक करवाता है, यानी कि कृष्णा उसकी हर जगह को काफी अच्छे से चेक कर रही होती है, वो भी सिक्योरिटी पर्पस के लिए। लेकिन उसको साथ में ये लग रहा होता है कि वो बस यहाँ पर अपना टाइम वेस्ट कर रही है। जिसके बाद कृष्णा उससे ही कहती है क्या मैं आपका वॉशरूम यूज कर सकती हूँ। और जाते हुए वो ये बताती है कि ये इंसान काफी अजीब है क्योंकि इसके पास सिक्योरिटी काफी टाइट है और ऐसा इंसान जो इस पोजीशन पर हो उसके पास इतनी सिक्योरिटी होना काफी अजीब बात है। वो चलते हुए एक कुएं के पास आ जाती है जो कि एक अंडरग्राउंड तहखाना होता है जहाँ पर काफी सारे बच्चे बंधे हुए होते हैं। कृष्णा उनके पास जाती है और वो ये कहती है कि मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए यहाँ पर आई हूँ, मैं तुम्हें आजाद कर दूंगी। पर अगली पल हम ये देखते हैं कि कालिंडोर मैजिक गन से उसके ऊपर अटैक कर देता है और वो दोबारा से उसके ऊपर शूट करता है। मुझे ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई कि तुम जैसा एक मामूली नाइट मेरे काम में दखल अंदाजी कर रहा है। इससे पहले वो कृष्णा पर दोबारा से अटैक करता तो जीनोस और जोफिया यहाँ पर आ जाते हैं। कालिंडोर उन्हें देखकर ये कहता है कि तुम दोनों कौन हो और यहाँ पर क्या कर रहे हो। मैं तो बस एक छोटा मोटा हीलर हूँ। तभी वो जीनोस पर अटैक कर देता है पर इससे जीनोस का बाल भी बाका नहीं होता और अब वो बार बार जीनोस पर अटैक कर रहा होता है, पर जीनोस को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। जिसके बाद वो अपनी मैजिकल गन छोड़कर यहाँ से भाग रहा होता है पर वो पट से नीचे गिर जाता है। अयो अम्मा। जीनोस इसके सामने बंदूक को तान कर खड़ा हो जाता है। तुम मेरे सामने से ये गन दूर कर दो, मैं तुम्हारी बातें मानने के लिए रेडी हूँ। मेरी कोई भी तुमसे पुरानी दुश्मनी नहीं है। तुम एक सेकंड पहले मेरे ऊपर अटैक कर रहे थे और मुझे इसी बात का गुस्सा है। जिसके बाद वो बंदा जीनोस से माफी मांग रहा होता है पर वो ये कहता है कि यहाँ पर कोई और भी है जिससे तुम्हें माफी मांगनी चाहिए। अरे मालिक, वो कौन है जिससे मुझे माफी मांगनी है? अगर तुम्हें ये बात समझ नहीं आ रही। और अगली पल हम ये देखते हैं कि जीनोस उसके ऊपर शूट कर देता है। कृष्णा उससे पूछती है कि तुमने उसे जान से मार दिया? अरे नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। उस गन के ऊपर लिमिटर लगा हुआ था तो ऐसा हो सकता है कि वो अब भी जिंदा हो। कृष्णा की हालत काफी खराब हो चुकी है और वो ये कहती है कि यहाँ पर जो कुछ भी हुआ तुम उसके बारे में रॉयल नाइट्स को खबर कर देना। वैसे ये काम काफी ज्यादा है, ये काम तुम ही कर देना। और वो इसे पटाख से हील कर देता है। जैसे कृष्णा अपने हाथ को देखती है तो वो भी काफी हैरान हो जाती है और उसे इस बात पर यकीन हो जाता है कि जीनोस ही मीडिएटर है, पर साथ में वो इसे थैंक्स भी करती है। कृष्णा इमोशनल होकर ये बताती है कि मैं एक रियल हीरो नहीं हूँ, एक रियल हीरो तुम्हारी तरह होता है। पर जीनोस उसे कहता है कि तुमने इन बच्चों की जान बचाई है और तुमने ही इनके लिए पहला स्टेप लिया था, तो तुम इन बच्चों के लिए एक रियल हीरो हो। जिसके बाद वो अपनी माँ को याद कर रही होती है कि उसकी माँ कैसी थी और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। जोफिया के लिजार्ड्समैन इन सारे के सारे बच्चों को बाहर निकाल लेते हैं, यानी कि ये सारे बच्चे बच चुके हैं।
फिर हमें जिनोस का एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक बंदा जिसका नाम है एस्टन वो उसे अपनी पार्टी में शामिल होने के लिए कहता है। जिनोस उससे कहता है कि मैं थोड़ा बहुत हीलिंग मैजिक जानता हूँ और वो उसकी पार्टी में ज्वाइन हो जाता है और अब ये दोनों एक मॉन्स्टर के सामने आ जाते हैं। एस्टन उससे फाइट कर रहा होता है और ये मॉन्स्टर उसे इंजर्ड कर देता है, लेकिन जिनोस उसे पल भर में ही सही कर देता है। पर एस्टन को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता और उसे अब भी इस बात पर यकीन नहीं होता कि जिनोस एक काफी अच्छा हीलर है। जिसके बाद जिनोस उसके ऊपर बफ मैजिक का इस्तेमाल करता है जिससे एस्टन की पावर्स बढ़ जाती है और वो इस मॉन्स्टर को काफी आराम से जान से मार देता है। पर एस्टन को ये बात भी समझ नहीं आती कि उसके साथ क्या हुआ है। पर कुछ टाइम के बाद एस्टन उसे अपनी पार्टी से निकाल देता है। अब अगली सीन में हम ये देखते हैं कि गोल्डन फिनिक्स एक गुफा में आ जाते हैं जहाँ पर काफी सारे मॉन्स्टर्स हैं और ये मॉन्स्टर्स एस्टन पर अटैक कर देते हैं, पर वो इनसे काफी आराम से बच जाता है। पर कुछ ही देर के बाद हम ये देखते हैं कि ये सारे के सारे मॉन्स्टर्स उसके टीममेट्स को मारना शुरू कर देते हैं और उसका हाथ भी काफी बुरी तरह से इंजर्ड हो जाता है। इन सभी की काफी गंदी बैंड बच चुकी है और ये सारी गुफा से बाहर आ जाते हैं। एस्टन ये कहता है कि तुम सारे काफी बेवकूफ हो, तुम उस मॉन्स्टर के सामने टिक नहीं पाए जो बस बी रैंक का था। एक बंदा ये कहता है कि मुझे ऐसा लगता है हमारी पार्टी में पहले जिनोस था जो हमें बार बार हील कर दिया करता था और इसीलिए हम कभी भी वीक नहीं पड़ते थे। पर एस्टन को इस बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं आता, वो अब भी अपने घमंड में होता है। और फिर हमें 10 दिनों के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो एक मिड रेंज के हीलर को लेकर अपने साथ आ जाते हैं जिसका नाम है ओमिन। जिसके बाद ये सारे गुफा में आ जाते हैं जहाँ पर काफी सारे फायर फॉक्स हैं और वो इनके ऊपर अटैक कर देते हैं। एस्टन ये कहता है कि जल्दी से डिफेंसिव मैजिक कास्ट करो, लेकिन ये फायर फॉक्स उनके ऊपर फायर बॉल से अटैक कर रहे होते हैं जो काफी खतरनाक है। एस्टन इन सारे अटैक से काफी आराम से बच जाता है, पर ये फायर बॉल उसके एक साथी को लग जाती है और वो बुरी तरह से घायल हो जाता है। एस्टन इन फायर फॉक्स पर अटैक करने का ट्राई करता है, पर ये सारे फायर फॉक्स काफी फास्ट होते हैं। ओमिन ये बताती है अगर हमने जल्दी से आंद्रेस को सही नहीं किया तो ये मर जाएगा, हमें इसे जल्दी से हील करना होगा। अब ये सारे फिर से बाहर आ जाते हैं और एस्टन गाइल पर काफी गुस्सा कर रहा होता है, तुम्हारा डिफेंसिव मैजिक क्या कर रहा था। ओमिन ये बताती है कि डिफेंसिव मैजिक काम कर रहा था पर वो फायर फॉक्स काफी स्ट्रॉन्ग थे। एस्टन ओमिन के ऊपर काफी गुस्सा कर रहा होता है और वो ये कहता है कि तुम इसे जल्दी से सही करो, पर वो ये कहती है कि हमें इसे लेकर हॉस्पिटल जाना होगा जहाँ पर पहले से ही मैजिकल सर्कल्स होते हैं, हमारे पास इतना टाइम नहीं है, तुम्हें इसे यहीं पर हील करना होगा। पर मैं अपना बेस्ट दे रही हूँ, जितना मुझसे हो रहा है मैं वो कर रही हूँ। और तभी एस्टन के दिमाग में ये ख्याल आता है कि जब से उन्होंने जिनोस को अपनी पार्टी से बाहर निकाला है तभी से वो काफी डैमेज लेते जा रहे हैं और वो ये सोचता है कहीं जिनोस नहीं ऐसा नहीं हो सकता। अब ये सारे दोबारा से वापस आ जाते हैं जहाँ पर ये बंदा एस्टन पर काफी गुस्सा कर रहा होता है, अगर तुमसे ये काम नहीं होना था तो तुम इसके बारे में मुझे पहले ही बता देते, मैं आगे इस काम के लिए मना कर देता। इस जगह पर एस्टन की काफी बैंड बच चुकी है तो वो दोबारा से ट्राई करता है कि वो जिनोस को अपनी पार्टी में शामिल कर पाए और उसे यूज कर पाए और वो गाइल को लेकर स्लम्स में आ जाता है। पर गाइल उसे कहता है कि ये वाले स्लम्स काफी बड़े हैं तो हम जिनोस को ढूंढेंगे कहाँ पर। एस्टन ये कहता है कि हमें उसे ढूंढने की जरूरत नहीं है और हम इस काम के लिए तीनों के तीनों डेमी ह्यूमंस को हायर करने वाले हैं। और पहले दोनों आते हैं जोफिया के पास में और उससे हेल्प मांग रहे होते हैं, पर जोफिया इन सभी को साफ मना कर देती है और उन्हें यहाँ से भगा देती है। लोवी और लिंगा ने भी इन सभी को मना कर दिया है कि वो इनकी हेल्प नहीं करेंगे। ये दोनों ही काफी परेशान हो जाते हैं क्योंकि उन्हें जिनोस कहीं भी नहीं मिलता। पर तभी अचानक एस्टन ये देखता है कि जिनोस लिली के साथ उसके सामने से जा रहा है और वो उसे आवाज लगाता है, लेकिन जिनोस उसे इग्नोर कर देता है। जिसके बाद एस्टन उसके सामने आ जाता है, अभी ओए मैं तुम्हें ही आवाज लगा रहा हूँ और मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए आया हूँ। लेकिन तभी अचानक से यहाँ पर काफी सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं जो कि जिनोस का हाल चाल पूछ रहे होते हैं और जैसे एस्टन ये देखता है तो उसकी फटकरचार हो जाती है। अब जिनोस और लिली यहाँ से जा रहे होते हैं तो एस्टन उससे कहता है क्या तुम सच में वापस नहीं आओगे, मैं तुम्हें एक लास्ट मौका दे रहा हूँ और तुम जानते हो ना कि मैं कौन हूँ जिसने तुम्हें स्लम से उठाकर इतना आगे पहुँचाया है। अरे हाँ मैं तुम्हें जानता हूँ पर अब काफी देर हो चुकी है। ये बात सुनते ही एस्टन को काफी गुस्सा आ जाता है और वो जिनोस पर पीछे से अटैक करने वाला होता है, लेकिन तभी कृष्णा उसके ऊपर अपनी मैजिकल गन से अटैक कर देती है और वो ये कहती है कि मैं एक रॉयल नाइट हूँ और तुम मेरे सामने किसी पर ऐसे अटैक कैसे कर सकते हो। उसकी ये देखकर काफी फट जाती है कि कृष्णा जिनोस के साथ क्या कर रही है और वो बचने के लिए ये कहता है कि ये सारा कुछ करने के लिए मुझे गाइल ने कहा था और वो ये बोलते ही यहाँ से भाग जाता है। अब अगली सीन में सारे क्लिनिक में बैठे हुए होते हैं और उन्हीं लोगों के बारे में बातें कर रहे होते हैं। जोफिया ये बताती है कि वो लोग तुम्हारे बारे में पूछने के लिए यहाँ पर आए थे और वो एक ऐसे गिल्ड से बिलोंग करते हैं जो कि सारे के सारे क्रिमिनल केसेस को हैंडल करते हैं और वो पैसों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। जिनोस ये कहता है कि वैसे भी अंडरग्राउंड गिल्ड को हायर करने के लिए काफी सारे पैसों की जरूरत पड़ती है। कार्मिला ये कहती है अगर वो लोग तुम्हारे लिए यहाँ पर आए थे
तो पक्का उनके पास पैसों की कमी नहीं है। अब ऐसी सारी बातें कर रहे होते हैं और जब ये सारी बातें खत्म हो जाती हैं तो सारे यहाँ से चले जाते हैं। अब अगले सीन में हम ये देखते हैं कि लिली जीनोस के पास आती है। लिली, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? मैंने यहाँ पर लाइट्स को ऑन देखा तो मैं यहाँ पर आ गई। और वो उसके लिए चाय बनाकर ले आती है और साथ में उसके हेड की मसाज कर रही होती है। अरे लिली, तुम ये क्या कर रही हो? जब मुझे नींद नहीं आती तो तुम भी मेरे हेड को ऐसे ही करती हो, तो मैं भी ऐसा ही कर रही हूँ। लेकिन अगले पल हम ये देखते हैं कि लिली खुद ही घोड़े बेचकर सो जाती है। लिली को रूम में छोड़ने के बाद वो दोबारा से बाहर आ जाता है जहाँ पर कार्मिला बैठी हुई चाय पी रही होती है और वो जीनोस से ये कहती है कि तुमने ये बताया था कि जब तुम स्लम में थे तो तुमने अपने आप ही हीलिंग मैजिक सीख लिया था, क्यों, है ना? पर ये बात काफी अजीब है, क्या तुम मुझे इसके बारे में बता सकते हो? और वो ये कहता है कि जब मैं छोटा था मैं एक बंदे को रिवाइव करने का ट्राई कर रहा था और ऐसे ही मुझे अपने आप ही हीलिंग मैजिक आ गया। कार्मिला ये सुनते ही थोड़ी सी हैरान हो जाती है। वो ये कहती है पर ये तो फॉरबिडन है। अब ऐसे ये दोनों 300 साल पहले की बातें कर रहे होते हैं। जीनोस उससे पूछता है कि तुम मुझे ये बताओ कि तुम 300 साल पहले क्या करती थी? मैं तो वो भूल चुकी हूँ। लगता है तुम्हें अपने बारे में बात करना पसंद नहीं है। और तभी अचानक हम ये देखते हैं कि आसपास से काफी भयानक आवाजें आनी शुरू हो जाती हैं और ये दोनों ही चौकन्ने हो जाते हैं। कार्मिला ये कहती है कि पक्का ये सारी आवाजें स्लम से आ रही हैं। और अगले सीन में हम ये देखते हैं कि स्लम्स में एक काफी खतरनाक और जायंट गोलम है जो कि सारे के सारे स्लम्स को तबाह कर रहा है। अब अगले सीन में हम ये देखते हैं कि एस्टन गाइड से हेल्प लेने के लिए उसके पास आ जाता है और गाइड भी उसकी हेल्प करने के लिए काफी जल्दी राजी हो जाता है और उसके पास एक मैजिकल स्टोन भी है। फिर हमें दोबारा से स्लम्स का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये गोलम काफी तबाही मचा रहा होता है। जीनोस और बाकी सब भी यहाँ पर आ जाते हैं। जोफिया और लिंगा ये बताती हैं कि वो दोनों एकदम सही हैं, पर उनके लोग काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुके हैं। जीनोस उन सभी को ये बताता है कि ये वाला गोलम एक आर्टिफिशियल लाइफ फोर्स है जो कि आज से काफी सालों पहले एग्जिस्ट किया करते थे। अब ये सारे इस बात का अंदाजा लगा रहे होते हैं कि कहीं ये गोलम अंडरग्राउंड गिल्ड से तो नहीं आया। जीनोस इन सभी से कहता है कि तुम सारे यहाँ से जाओ और जितने भी इंजर्ड लोग हैं सभी को कलेक्ट करो। इस तरफ गाइड दूर से खड़ा हुआ इस गोलम पर नजर बनाए हुए है और वो ये कहता है अरे वाह, ये वाला गोलम तो उतना ही डिस्ट्रक्टिव है जितना मैंने सोचा था, पर इसकी स्पीड काफी स्लो है और मैं ये सोच रहा हूँ कि जीनोस इसे देखकर कैसा रिएक्ट करेगा जब वो सारे के सारे लोग जो उसे पसंद करते हैं वो एक एक करके मारे जाएंगे। जोफिया, लिंगा और बाकी सब इंजर्ड लोगों को इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं, जिसके बाद जीनोस हाई हील का इस्तेमाल करता है और सभी लोगों को एक साथ हील कर देता है। गाइड भी उसे देखकर काफी शॉक्ड हो जाता है और वो ये कहता है कि सच में ये तो एक एलीट क्लास या फिर उससे भी ज्यादा है। चलो कोई बात नहीं, मुझे ये अच्छा लगता है जब लोग मेरी एक्सपेक्टेशन को क्रॉस करते हैं। और अब ये काफी खुश होते हुए कहता है कि पहला राउंड तुम जीत चुके हो और अब बारी आती है सेकंड राउंड की, तो देखते हैं उसे तुम कैसे फेस करोगे। इस तरफ इन लोगों ने सभी इंजर्ड लोगों को ठीक कर दिया होता है और उनमें से कोई भी मरा नहीं होता। जीनोस ये कहता है पर वो गोलम अब भी यहीं पर है और मुझे नहीं लगता कि वो बोर होकर दोबारा से अपने घर चला जाएगा। कार्मिला उसे बताती है कि गोलम्स को जब भी कोई ऑर्डर मिलता है तो वो तब तक शांत नहीं होते जब तक कि वो अपने ऑर्डर को फुलफिल नहीं कर लेते और शायद से उसे ऑर्डर मिला होगा कि उसे सारे स्लम्स को तबाह करना है। जैसे जीनोस ये सुनता है तो वो भी काफी परेशान हो जाता है, पर कार्मिला को ये बात समझ नहीं आती कि आखिरकार इस गोलम को बनाया कैसे गया है, क्योंकि इसको बनाने के लिए जिस मैजिक स्टोन का इस्तेमाल किया जाता है वो काफी पहले खत्म हो चुके हैं और आजकल कोई भी ब्लैक मैजिक भी एग्जिस्ट नहीं करता। जीनोस ये सारी बातें सुनने के बाद इस गोलम से फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है और वो कार्मिला से ये पूछता है कि हम इसे कैसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। वो ये कहती है कि तुम्हें इसके कोर को बनाने वाले मैजिकल स्टोन को डिस्ट्रॉय करना होगा। अच्छा ठीक है, मैं जा रहा हूँ। जिसके बाद वो इन तीनों ही लड़कियों पर बफ मैजिक का इस्तेमाल करता है जिससे इनकी एबिलिटीज काफी बढ़ जाती हैं और ये तीनों ही एक ही अटैक में गोलम को नीचे गिरा देती हैं। लेकिन भाई ये गोलम दोबारा से रीजनरेट हो जाता है और लिंगा को काफी दूर फेंक कर मारता है, पर उसे कुछ भी नहीं होता क्योंकि जीनोस उसे बार बार हील कर रहा होता है। और अब ये तीनों इस गोलम पर एक के बाद एक अटैक्स करना शुरू करती हैं, पर ये गोलम बार बार रीजनरेट कर रहा होता है जैसे कि इसे घंटा कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। जीनोस ये समझ जाता है कि इस गोलम को रीजनरेट करने में थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है और अब वो इन तीनों से कहता है कि वो इसके लेग्स पर अटैक करे और वो ऐसा ही करती है और अब ये गोलम एक बच्चे पर गिरने वाला होता है। इससे पहले जीनोस वहाँ पहुँचता ये गोलम नीचे गिर जाता है, पर इस बच्चे का लक काफी अच्छा था कि ये उससे थोड़ा सा साइड में गिरता है, यानी कि ये बच्चा बच जाता है। गाइड भी ये सारा कुछ दूर से देख रहा होता है और वो ये कहता है अरे वाह जीनोस, मैं तुमसे काफी इम्प्रेस हुआ, लगता है तुम सेकंड राउंड भी जीत गए हो। पर अब बारी आती है थर्ड राउंड की। अब जीनोस इस गोलम के पास जाकर उसे स्कैन करता है और उसे ये पता लग जाता है कि आखिरकार माजरा क्या है और ये स्टोन इसकी बॉडी में कहाँ पर है। गाइड भी ये देखकर काफी शॉक्ड हो जाता है, लगता है इसे पता लग गया है। तभी ये बात
सामने आती है कि इस गोलम को बनाने के लिए एक इम्परफेक्ट मैजिकल स्टोन का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें एक ह्यूमन बॉडी का भी होना काफी जरूरी है, और इसके लिए उसने एस्टन का इस्तेमाल किया जो कि इस गोलम की बॉडी के अंदर है। जैसे जेनोस को ये सारी सिचुएशन पता लगती है तो वो इन सभी से कहता है कि वो सारे यहाँ से चले जाएं। कार्मिला भी यहाँ से चली जाती है और अब सुबह होने वाली है और ये गोलम भी अपने पैरों पर दोबारा से खड़ा हो जाता है, यानी कि ये फाइट करने के लिए एकदम रेडी है। जैसे ये जेनोस पर अटैक करता है तो जेनोस एक काफी खतरनाक माना ब्लेड बनाता है और इसके ऊपर अटैक कर देता है, और बाद में वो अपने मैजिक से इसके कोर पर भी अटैक करता है, जिससे ये गोलम नीचे गिर जाता है और वो ये देखता है कि इसके अंदर एस्टन है, जिसकी हालत ऑलरेडी ही काफी खराब हो चुकी है। जेनोस उससे कहता है कि हम ये आखिरी बार मिल रहे हैं, और वो इसे जान से मार देता है। गाइड भी ये देखकर काफी हैरान हो जाता है कि जेनोस ने एस्टन को मारने में ज्यादा झिझक नहीं दिखाई, लेकिन जैसे गाइड ये देखता है तो उसकी काफी ज्यादा फट जाती है कि जेनोस ने एस्टन की बॉडी के सारे पार्ट्स को अलग कर दिया है और वो उसे मैजिकल स्टोन से अलग कर रहा है और बाद में उन्हें हील कर रहा है। एस्टन उससे पूछता है, पर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? अरे ओए, मैं ये सारा कुछ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये सारा कुछ सही करने में काफी बड़ा अमाउंट लगने वाला है, जो कि मैं तुम्हारे साथियों से वसूलूंगा, तो इसलिए तुम्हें मरना नहीं है। और वैसे भी तुमने मेरे लिए दो काफी इंपॉर्टेंट काम किए हैं। पहला, तुमने मुझे स्लम से बाहर निकाला है, और दूसरा, तुमने मुझे वो गोल्डन कॉइन दिया था जिससे मैं लिली को बचा पाया। और हाँ, मेरे पास एक और रीजन है कि मैं तुम्हें मरने क्यों नहीं दे सकता, क्योंकि मैं एक हीलर हूँ। जिसके बाद वो इस मैजिकल ब्लेड से इस माना स्टोन पर एक जोरदार स्ट्राइक करता है और ये माना स्टोन टूट जाता है और एस्टन दोबारा से सही हो जाता है। अब जेनोस उससे ये पूछता है कि तुम सही हो चुके हो तो अब तुम क्या करोगे? वो ये कहता है, मैंने हमेशा ही लोगों का इस्तेमाल किया, उन्हें यूज किया, पर आखिर में मैं ही यूज हो गया। अरे यार जेनोस, मुझे माफ कर दो। और वो ये कहता है, वैसे मैंने तुम्हें सही इसलिए किया ताकि मैं तुम्हारे ऊपर अपना पूरा गुस्सा उतार सकूं। और अब वो अपनी एबिलिटी को ज्यादा कर लेता है और एस्टन के एक जोरदार मुक्का मारता है, जिससे वो काफी दूर जाकर गिरता है और जाते हुए उसके सारे कपड़े भी फट जाते हैं। जेनोस के जाते ही कृष्णा यहाँ पर आ जाती है, जो कि इसे पकड़ लेती है और वो ये कहती है कि तुमने यहाँ पर काफी सारी तबाही मचाई है और तुम्हारे ऊपर काफी सारे केसेस हैं, तो मैं तुम्हें गिरफ्तार करती हूँ। और हाँ, जेनोस ने तुम्हारे लिए एक मैसेज छोड़ा है कि उसने तुम्हारी स्वॉर्ड ले ली। कृष्णा उससे ये कहती है कि जेनोस ने तुम्हारे लिए कुछ और भी छोड़ा है और वो एक गोल्डन कॉइन होता है। जैसे ही एस्टन उसे देखता है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। जेनोस की हालत काफी खराब हो जाती है तो वो सही से चल भी नहीं पाता, तो ये तीनों लड़कियां उसकी हेल्प करती हैं। फिर हम गाइड को देखते हैं जो कि दोबारा से छुपने के लिए चला जाता है। क्लिनिक में आते ही लिली जेनोस के लिए चाय बनाकर लाती है और उसका वेलकम करती है। कहानी चेंज होती है और कृष्णा जेनोस के पास आती है और उसे सारा कुछ एक्सप्लेन कर रही होती है उस इंसान के बारे में कि वो इंसान अपने आप को गाइड कहता है और जिस जगह पर वो एस्टन से मिला था वो इंसान उस जगह को काफी पहले छोड़ चुका है और उसके बारे में कुछ ज्यादा सबूत नहीं मिले हैं। कृष्णा ये कहती है कि जिस तरह से उस इंसान ने अपने सारे सबूत मिटाए हैं, मुझे नहीं लगता कि वो जल्दी वापस आएगा। जोफिया ये कहती है, चाहे जल्दी चाहे लेट, पर वो इंसान दोबारा से वापस जरूर आएगा। लिंगा कहती है कि पक्का वो गाइड कोई न कोई प्लानिंग कर रहा होगा और उससे निपटना इतना भी आसान नहीं होगा। जेनोस भी उन सभी की बातें सुन रहा होता है, पर वो ये कहता है कि तुम दोनों अलग अलग मुंह करके बातें क्यों कर रहे हो। कृष्णा कहती है कि मैं एक रॉयल नाइट हूँ और मैं डेमी ह्यूमंस के साथ में एक टेबल पर बैठकर बातें नहीं कर सकती। अरे हाँ हाँ, हम भी नहीं चाहते कि तुम हमारे साथ बैठो। अरे यार तुम सारे शांत हो जाओ, और वैसे भी मैंने आज डे ऑफ लिया है क्योंकि मैं काफी थक चुका हूँ। जैसे जेनोस इन सभी को बाहर निकालता है तो लिली उससे कहती है कि जब से वो गोलम अटैक हुआ है तो तुम काफी कमजोर हो चुकी हो और मैं ये सोच रही थी कि हमें कहीं जाना चाहिए। और वो हॉट स्प्रिंग कहने वाली होती है तभी जोफिया यहाँ पर आ जाती है और वो ये कहती है, चलो एक काम करते हैं, हॉट स्प्रिंग चलते हैं। अबे यार धत्तेरी की, इसने मुझसे पहले बोल दिया। और जेनोस उसको हाँ बोल देता है। अब एक एक करके सारी लड़कियां जेनोस से हॉट स्प्रिंग के बारे में पता करने के लिए आ रही होती हैं और वो काफी चिढ़ जाता है। तुम भी यहाँ पर इसलिए आई होंगी ताकि तुम मुझे हॉट स्प्रिंग ले जा सको। अरे हाँ, तुम्हें ये कैसे पता? ये सारा कुछ देखकर लिली की हालत काफी टाइट हो जाती है और उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। कार्मिला भी उसे कहती है कि मैं भी काफी लंबे टाइम से हॉट स्प्रिंग नहीं गई हूँ, क्या तुम भी हमारे साथ चलोगी? फिर हमें हॉट स्प्रिंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जेनोस आराम से बात ले रहा होता है, लेकिन तभी अचानक जोफिया यहाँ पर आ जाती है। जेनोस उसे कहता है, पर ये तो मेंस बात है। अरे हाँ, बाहर मैंने क्लीनिंग का बोर्ड लगा दिया है तो यहाँ पर कोई भी नहीं आएगा। वो जेनोस से बात करने का ट्राई कर रही होती है और धीरे धीरे उसकी काफी नजदीक आ जाती है और अगली पल हम ये देखते हैं कि वो जेनोस पर झपट्टा मार देती है। अबे ओए, तुम ये क्या कर रही हो? लेकिन तभी लिंगा भी यहाँ पर आ जाती है और वो ये कहती है, अरे रुक जाओ। और अब वो चक्कर आने का बहाना बनाकर जेनोस पर गिरने वाली होती है, पर जोफिया उसे पकड़ लेती है। तुम तो ये बोल रही थी कि तुम्हें चक्कर आ रहे हैं, तो तुम इतनी स्ट्रॉन्ग कैसे हो गई? और ये दोनों आपस में लड़ना शुरू कर देती हैं। और तभी अचानक हम ये देखते हैं कि लोवी पानी के अंदर से बाहर निकलती है। ये तीनों ऐसे ही फाइट कर रहे होते हैं और कृष्णा भी यहाँ पर आ जाती है, जो कि इन तीनों पर काफी गुस्सा करती है
कि ये तो मेंस बात है, तो तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? पर लिंगा और सोफिया उससे कहती हैं कि तुम भी तो यहाँ पर आई हो, हमें पता है कि तुम भी जीनोस को देखने के लिए यहाँ पर आई हो, क्यों है ना? अरे नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो बस रास्ता भूल गई थी। ये सारा कुछ देखकर जीनोस को काफी गुस्सा आ जाता है। तुम सारी वुमेन्स बात में जाओ, और वो सारी यहाँ से निकल जाती है। फिर हम ओमिन को देखते हैं, यानी कि वही हीलर, और वो भी इन सभी को नोटिस कर रही होती है। और तभी लिली उसके पास आ जाती है और वो ये कहती है कि शायद से मेरे पास ऐसी बॉडी नहीं है कि मैं कॉन्फिडेंटली मेंस की बात में जा पाऊँ। पर जैसी वो ओमिन की बॉडी देखती है तो उसके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है। कार्मिला उससे कहती है, अरे ओए चिंता मत करो, तुम्हारी बॉडी अभी ग्रो कर रही है। अब जैसे ये सारा नहाना धोना खत्म हो जाता है तो ये सारे खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं। जीनोस कृष्णा से कहता है कि तुम भी हमें ज्वाइन कर सकती हो, पर वो ये कहती है कि मैं यहीं पर सही हूँ, और वो इन सारे डेमी ह्यूमन से काफी दूर बैठी हुई होती है। वो यहाँ पर आना तो चाहती है, पर ये सारे डेमी ह्यूमंस उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। लिली को अपने रूम में सुलाने के बाद जीनोस कार्मिला के पास आकर बैठ जाता है और वो उससे पूछता है कि तुम इतने टाइम तक बाहर कैसे हो, और वो ये बताती है कि मैं किसी भी चीज को पोजेस कर सकती हूँ और मैंने इस स्टाफ को पोजेस किया हुआ है, और जब भी लिली इसे दिन में कैरी करती है तो मैं उसके साथ काफी आराम से मूव कर पाती हूँ। अब अगली सुबह हम ये देखते हैं कि एक जोरदार धमाके की आवाज आती है, और जैसी ओमिन वहाँ जाकर देखती है तो यहाँ पर एक बंदा काफी घायल पड़ा हुआ होता है, और उसकी वाइफ उससे कहती है कि मेरे हस्बैंड अभी ही किचन में गए थे, पर तभी एक जोरदार धमाके की आवाज आई। ओमिन ये कहती है कि शायद से वो फायर स्टोन एक्सप्लोड हो गए होंगे, पर आप चिंता मत करो, मैं एक हीलर हूँ। अब ओमिन इस बंदे को हील करना शुरू करती है, जिससे इसे थोड़ा सा आराम आता है, पर वो पूरी तरह से सही नहीं होता। तभी जीनोस भी यहाँ पर आ जाता है और वो ये कहता है कि क्या हुआ। ओमिन उसे सारा कुछ एक्सप्लेन करती है और वो ये कहती है कि मुझे इसे लेकर पास में ही हॉस्पिटल जाना होगा। तभी लिली भी यहाँ पर आ जाती है और वो ये कहती है कि चलो जीनोस, हमें लेट हो रहा है। लेकिन जाने से पहले जीनोस इस बंदे को हील कर देता है, जिससे वो आराम से खड़ा हो जाता है। पर ओमिन को ये बात समझ नहीं आती कि अभी क्या हुआ। पक्का ये काम उसी का है जो अभी यहाँ से गया है, और मुझे लगता है कि उसकी रैंक काफी हाई होगी। क्या वो एक सेंट है या फिर एक हाई लेवल का हीलर? अब ओमिन ये सारी बातें आकर एक बंदे को बता देती है और वो ये कहती है कि वो इंसान काफी अलग था। वो ये कहता है, अरे हाँ, हमारी कंट्री में ऐसे हीलर्स 10 से भी कम है, क्या तुम मुझे बता सकती हो कि वो कैसा दिखता था? वो ये कहती है कि उसके बाल काले थे और कोई उसे जीनोस कहकर बुला रहा था, पर ये नाम झूठा भी तो हो सकता है। क्या तुम मुझे उसके बारे में कुछ और बता सकती हो? शायद से उसने एक डार्क कलर का कोट भी पहना हुआ था। ओह अच्छा, एक ऐसा हीलर जिसने डार्क कलर का कोट पहना हुआ है, तो चलो मेरा माइंड चेंज हो चुका है, उसके बारे में इन्वेस्टिगेट करते हैं। अब अगले सीन में जोंटे उस बंदे को लेकर क्लिनिक में आ जाता है और वो ये कहता है कि मैं इस बंदे को जानता तो नहीं हूँ, पर इसके मुंह से काफी ज्यादा ब्लड आ रहा था। जीनोस उसे चेक करता है और वो ये बताता है कि इसे तो रेड लंग है, जो कि एक पैंडेमिक है, तुम सारे पीछे हट जाओ, इसकी वजह से पहले भी काफी सारे लोग मारे जा चुके हैं। लेकिन वो ये सोचता है कि रेड लंग तो काफी पहले खत्म हो चुका था, शायद से इसकी दवाई भी बन चुकी है, पर ये दिखने में कुछ वैसा ही लग रहा है, या ये कुछ और है। पर तभी ये बंदा अचानक से खड़ा हो जाता है और वो ये कहता है, अरे वाह, तुमने मुझे काफी अच्छे से डायग्नोस किया। वैसे मेरा नाम है बैकर और मैं रॉयल हॉस्पिटल का एक एलीट हीलर हूँ। जीनोस ये सुनते ही काफी शॉक्ड हो जाता है। तभी ओमिन भी यहाँ पर आ जाती है और वो ये कहती है, क्या तुम्हें सच में रेड लंग है? तुम ये जानती हो ना कि ये काफी खतरनाक हो सकता है। पर तभी अचानक हम ये देखते हैं कि बैकर के मुंह से ब्लड निकलना शुरू हो जाता है। जीनोस उससे पूछता है, लेकिन तुम्हें ये सिम्टम्स कैसे आ रहे हैं? वो मैंने एक ड्रग लिया था जिससे मुझे ऐसे सिम्टम्स हो रहे हैं, और वो ये कहता है कि मैंने इसे काफी हद तक वीक कर दिया है, और वैसे भी मेरे पास एंटीडोट है, तो मैं इससे मरने वाला नहीं हूँ। पर तुम्हें ड्रग मिला कहाँ से? वो ये कहता है कि मैंने इस ड्रग को खुद ही बनाया है। तो क्या तुम? ओमिन कहती है, रेड लंग, द 1000 डे कफ, क्रिम्सन प्रिजन, ये वही हैं डॉक्टर बेकर जिन्होंने ऐसे ही काफी सारे एंटीडोट्स बनाए हैं। बेकर ये पूछता है, क्या ये कोट तुम्हारा है? जीनोस कहता है, अरे हाँ, वैसे ये कोट मेरा ही है, लेकिन असल में ये कोट मेरे टीचर का है। बेकर उससे पूछता है, तुम्हारे टीचर कौन है? मुझे उनके बारे में कुछ भी नहीं पता। अब ऐसी बातें करते करते बेकर उससे ये पूछता है, क्या तुम हमारे साथ रॉयल हॉस्पिटल में काम कर सकते हो? क्योंकि हमारे सामने एक काफी बड़ी दिक्कत आ रही है और मुझे ऐसा लगता है कि एक आउटसाइडर काफी अच्छा डिसीजन ले सकता है। तभी जोफिया, लिंगा और लोवी यहाँ पर आ जाती है। जीनोस उनसे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? वो ये कहती है कि हमने बाहर रेड फ्लैग लगा हुआ देखा, और रेड फ्लैग का मतलब है इमरजेंसी। इन तीनों को ऐसा लगता है कि बेकर जीनोस को लेने के लिए यहाँ पर आया हुआ है। वो ये कहती है कि जैसे तुम जीनोस को लेकर यहाँ से निकलोगे तो हम तीनों तुम्हारी हड्डियाँ तोड़ देंगे। लेकिन जीनोस बेकर के साथ जाने के लिए हाँ कर देता है। जोफिया सुनकर काफी शॉक्ड हो जाती है। वो ये कहता है कि इन सभी को मेरे अंडरग्राउंड ऑपरेशन के बारे में पता लग चुका है, तो मैं ये चाहता हूँ कि ये सारे मेरी साइड हों। अब जीनोस ये बताता है कि सेंट्रल हॉस्पिटल एक ऐसा हॉस्पिटल है जिसने रेड लंग के एंटीडोट को काफी लोगों में बांटा था, और उसने सभी लोगों की काफी हेल्प की थी। ये तीनों डेमी ह्यूमंस भी उसकी बात पर काफी एग्री करती हैं। जीनोस ये कहता है कि शायद से तुम मेरे टीचर को भी जानते हो, क्यों है ना?
अगर तुम मेरे साथ रॉयल हॉस्पिटल में आने के लिए रेडी हो तो मैं तुम्हें सारी डिटेल्स दे दूंगा। और भाई जीनोस ऑफिशियली उनके साथ जाने के लिए रेडी हो जाता है। अब अगले सीन में हम ये देखते हैं कि जीनोस रॉयल हॉस्पिटल में आ जाता है और वो ये देखता है कि यहाँ पर चारों तरफ काफी रोशनी है, पर वो एक ऐसी जगह को ढूंढ रहा होता है जहाँ पर थोड़ा सा अंधेरा हो। बेकर जीनोस को लेकर अपने कमरे में आ जाता है जहाँ पर जीनोस को थोड़ा सा अच्छा लगता है। फिर हमें ये पता लगता है कि जीनोस एक ऐसा स्टूडेंट है जो किसी भी क्लास में जा सकता है, यानी कि कोई भी क्लास अटेंड कर सकता है। बेकर उससे कहता है कि तुम्हें मेरे लिए इन्फॉर्मेशन को गैदर करना है। जिसके बाद वो अपने रूम में आ जाता है जहाँ पर लिली भी होती है। ओमिन उसे बताती है कि यहाँ के रूल्स के हिसाब से जो तुम्हारे खास है वो तुमसे मिलने के लिए आ सकते हैं। लिली कहती है कि मैं यहाँ पर तुम्हारी वाइफ बनकर रहने वाली हूँ, पर ओमिन उसे कहती है पर पेपर्स पर तुम इसकी छोटी बहन हो। अरे यार, तभी कार्मिला भी यहाँ पर आ जाती है। जीनोस उससे कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? मैं यहाँ पर इसलिए आई हूँ ताकि मैं तुम्हें परेशान कर पाऊँ। तुम जानती हो ना कि यहाँ पर काफी सारे हीलर्स हैं, अगर तुम्हें किसी ने देख लिया तो तुम्हारे लिए काफी दिक्कत हो सकती है। लेकिन वो मन ही मन में ये सोचती है कि तुम जैसा हीलिंग मैजिक यहाँ पर कोई भी पोजेस नहीं करता। अब अगली सीन में हम ये देखते हैं कि जीनोस कैफेटेरिया में आ जाता है और वो ओमिन के साथ खाना खा रहा होता है। ओमिन उसे सारा कुछ एक्सप्लेन करती है कि किस तरह से एक हीलर स्टडी करता है और उसे लाइसेंस मिलता है। और वो ये कहती है अगर तुम भी हीलर एग्जाम पास कर लेते हो तो तुम्हें भी लाइसेंस मिल जाएगा। जीनोस ये सारी बातें सुनते ही थोड़ा सा परेशान हो जाता है। वो ये कहता है अरे यार, ये काम तो काफी सारा है। पर वो ये कहती है अगर तुम एक बार हीलर एग्जाम पास कर लेते हो तो तुम काफी सारी जगहों पर जॉब कर सकते हो, जैसे कि हॉस्पिटल में और किसी एरिस्टोक्रेट के नीचे भी। साथ में वो ये कहती है कि यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सारे यहाँ पर इसलिए आए हैं ताकि वो अपनी रिसर्च को आगे बढ़ा पाए या फिर वो अपने रैंक को पुश कर पाए। अब ये सारी बातें सुनने के बाद जीनोस के सर में दर्द होना शुरू हो जाता है। अब ऐसी दोनों बातें कर रहे होते हैं, तभी अचानक से यहाँ पर एक आवाज होती है और एक बंदा यहाँ पर आता है जो कि रॉयल हॉस्पिटल का वाइस डायरेक्टर है, जिसका नाम है गोल्ड्रॉन और इसे हम गोल्ड कहने वाले हैं। ओमिन ये कहती है कि ये बंदा एक 7th क्लास का हीलर है, पर वो क्या होता है? और ओमिन उसे सारा कुछ एक्सप्लेन करना शुरू करती है कि हीलर्स के 3 स्टेप्स होते हैं, पहला है बिगिनर, दूसरा इंटरमीडिएट और तीसरा होता है एडवांस। पर ये बंदा उन सब से काफी ऊपर है। वो ये कहती है इस बात को लेकर भी काफी रूमर्स हैं कि ये बंदा नोबल्स की वजह से यहाँ तक पहुँचा है। ओह अच्छा, फिर तो मुझे इससे दूर रहना चाहिए। पर वो ये कहती है कि ऐसा कोई भी चांस नहीं है क्योंकि एल्फ्रेड के गायब होने के पीछे इस बंदे का ही हाथ हो सकता है और यही वो इंसान है जिसने एल्फ्रेड को लोन लेने के लिए अपने पास बुलाया था और तभी से एल्फ्रेड 1 महीने बाद गायब हो गया और उसका कोई भी अता पता नहीं है। और तभी यहाँ पर एक छपरी आता है जिसका नाम है क्रेसॉन और वो ओमिन को देखकर उसके सामने बड़ाइयाँ मार रहा होता है। जिसके बाद वो जीनोस को देखता है और ये कहता है अरे वाह, तुम तो एक स्पेशल स्टूडेंट हो। अच्छा ठीक है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। पर जीनोस को समझ नहीं आता कि अभी अभी क्या हुआ। कहानी चेंज होती है और फिर हमें जीनोस का एक पास्ट दिखाया जाता है जहाँ पर वो एक मरी हुई चीज के ऊपर अपने हीलिंग मैजिक की प्रैक्टिस कर रहा होता है। उसके सेंस से उसके एक जोरदार मुक्का मारते हैं, अपनी पावर्स को ऐसे वेस्ट मत करो। और जीनोस के साथ एक बच्चा और होता है जो कि हीलिंग मैजिक को सीखने के लिए यहाँ पर आया हुआ है और ये बच्चा जो उसके साथ है इसका नाम है वर्टीरा। उनके सेंसे उनसे कहते हैं मैं ये नहीं चाहता कि तुम बस छोटे मोटे वॉन्ट्स को ही सही करो और एक 3rd ग्रेड के हीलर बनकर रह जाओ। फिर हमें क्लास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर टीचर अनडेड के बारे में पढ़ा रहे होते हैं और जीनोस को ये लेक्चर काफी अच्छा लग रहा होता है और यहाँ पर सारी चीजें काफी अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज हैं, तो उसे याद करने में काफी इजी हो रहा होता है। तभी एक बच्चा खड़ा होता है और वो ये कहता है टीचर, क्या हम रेस्ट के बारे में बातें कर सकते हैं? और वो ये कहते हैं कि हम उनके बारे में बातें तो कर सकते हैं, पर हमारे पास बातें ना करने के काफी रीजंस हैं। पहला कि जिन लोगों ने रेस्ट को देखा है वो लोग काफी कम हैं और दूसरा जिन पार्टीज ने रात का सामना किया है वो आज तक जिंदा नहीं बचे। यहाँ तक कि वो सारे बच्चों को इस बात के लिए वार्न कर रहे होते हैं कि अगर तुम्हारे सामने कभी कोई रैत आए तो तुम्हें वहाँ से भाग जाना है और जो रैत बोलने वाले होते हैं वो तो सच में काफी खतरनाक होते हैं। जीनोस ये सोचता है कि मेरे पास भी एक रैत है जो कि बोल सकती है और मुझे शायद से उसके बारे में इन्हें बताना नहीं चाहिए। तभी क्रेसॉन खड़ा हो जाता है और वो ये कहता है कि मैंने आज तक 30 घोस्ट को मारा है और ये सुनने के बाद सारे बच्चे काफी इम्प्रेस हो जाते हैं और उसके लिए तालियां बजा रहे होते हैं। वो जीनोस से कहता है क्या तुम भी इसके बारे में कुछ जानते हो? बोलो बोलो। वो ये कहता है अरे हाँ, मैं भी 30 के आसपास ही हूँ। अबे ओए, झूठ मत बोलो, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं बस एक बार में 30 घोस्ट को ही हरा सकता हूँ। ये सुनते ही क्रेसॉन का दिमाग घूम जाता है। उसके टीचर जीनोस से पूछते हैं क्या तुम हमें एक्सप्लेन कर सकते हो कि तुम क्या बातें कर रहे हो? जिसके बाद जीनोस उन्हें गारमेंटॉन लिब्रिंथ के बारे में बताना शुरू करता है और ये टीचर ये सुनते ही काफी शॉक्ड हो जाते हैं और वो ये कहते हैं कि वहाँ पर तो गोल्ड
क्लास की पार्टीज भी जाने से काफी डरती हैं। जैसे ही लेक्चर खत्म होता है तो जीनोस काफी अच्छे से स्टैंड आउट कर रहा होता है, पर क्रिसॉन की ये देखकर सुलगनी शुरू हो जाती है। जिसके बाद ये दोनों अगली क्लास में आ जाते हैं, जहाँ पर क्रिसॉन अब भी उसके पास बैठा हुआ होता है और ये क्लास मैजिकल सर्कल के बारे में होती है। जीनोस ये कहता है कि मुझे मैजिकल सर्कल ड्रॉ करना नहीं आता और इतने टाइम में मैं एक मैजिकल सर्कल ड्रॉ करूंगा। इतने तो मैं अपने काफी सारे पेशेंट्स को चेक कर सकता हूँ और उन्हें काफी आराम से हील भी कर सकता हूँ। अब टीचर ही कहते हैं कि तुम में से कोई आगे आओ और यहाँ पर एक मैजिकल सर्कल ड्रॉ करो। तभी क्रिसॉन खड़ा हो जाता है और वो ये कहता है कि वो लड़का काफी अच्छे से मैजिकल सर्कल ड्रॉ कर सकता है, सर उसको बुला लो। जिसके बाद जीनोस बोर्ड पर एक मैजिक सर्कल बनाना शुरू करता है और उसके टीचर ने उसे एक ही मैजिकल सर्कल बनाना सिखाया होता है। और जैसे ये सर्कल कंप्लीट हो जाता है तो क्रिसॉन उसका मजाक बना रहा होता है, अभी वो ये क्या बना दिया। पर टीचर ये देखकर काफी शॉक्ड हो जाते हैं कि ये वाला मैजिकल सर्कल सिंपल हीलिंग मैजिक से काफी बियॉन्ड है। टीचर उससे ये पूछते हैं कि ये वाला मैजिकल सर्कल रीजनरेशन के लिए है। जीनोस उन्हें बताता है कि ये वाला मैजिकल सर्कल काफी कॉम्प्लिकेटेड है, पर अगर एक इंसान अपनी सारी उंगलियों को खो दे तो ये वाला मैजिकल सर्कल रैंडमली उसकी एक फिंगर को दोबारा से रीजनरेट कर सकता है। क्रिसॉन भी ये सारा कुछ खड़ा हुआ देख रहा होता है और उसे काफी गुस्सा आ रहा होता है। अब अगले सीन में एक बंदा गोल्ड के पास आता है और उसे ये बताता है कि हमारे स्कूल में एक ऐसा हीलर भी है जो कि एक साथ 30 घोस्ट को आराम से मार सकता है और उसने एक काफी यूनिक मैजिकल सर्कल भी ड्रॉ किया है। पर गोल्ड ये सुनकर काफी गुस्सा हो जाता है और वो ये कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि हमारी टीम इतनी बेकार है कि वो एक बाहर से आने वाले रिसर्चर को अपने अंदर शामिल करेगी? अरे मालिक मुझे माफ कर दो। और तभी यहाँ पर एक और बंदा आता है और वो ये कहता है कि मैंने सुला ग्रेवयार्ड में काफी सारे अनडेड्स देखे हैं, तो चलो एक काम करो, उस स्पेशल बच्चे को वहाँ पर भेज दो जिससे हमें ये पता लग जाएगा कि वो सच में एक साथ 30 घोस्ट को मार सकता है या फिर वो ऐसे ही हवा में बातें कर रहा है। अभी सारे के सारे हीलर्स ग्रेवयार्ड में आ जाते हैं और वो एक एक करके सारे के सारे अनडेड पर अटैक करना शुरू करते हैं। जीनोस और ओमिन भी यहाँ पर आ जाते हैं। जीनोस ये कहता है कि वो तो बस एक एक करके सभी पर अटैक कर रहे हैं, लेकिन ये सारे अनडेड काफी ज्यादा होते हैं जो कि इन हीलर्स पर अटैक करने वाले होते हैं। पर तभी अचानक जीनोस हाई हील का इस्तेमाल करता है और इन सारे के सारे अनडेड्स को एक ही बार में खत्म कर देता है। क्रिसॉन इससे काफी खुश हो जाता है और वो सभी के सामने ये कहता है, देखा इन सभी को मैंने एक ही झटके में खत्म कर दिया। हाँ भाई जीनोस देखा तुमने? अरे हाँ मैंने देख लिया। लेकिन तभी जीनोस ये कहता है कि सारे अनडेड्स अभी मरे नहीं हैं और यहाँ पर एक काफी खतरनाक मॉन्स्टर आ जाता है जो कि एक ज़ॉम्बी किंग है। अभी सारे के सारे हीलर्स क्रिसॉन से कहते हैं, अरे जाओ तुम अपने हीलिंग मैजिक का इस्तेमाल करो और इसे हरा दो। लेकिन क्रिसॉन की तो पहले ही फटी हुई होती है और वो ये कहता है, अरे यार जल्दी से रिइंफोर्समेंट बुलाओ वरना ये मेरी चटनी बना देगा। क्रिसॉन हाई हील से इसके ऊपर अटैक करता है पर ये मॉन्स्टर दोबारा से रीजनरेट कर लेता है। ये तो मेरा बेस्ट मैजिक था। और अगली पल ज़ॉम्बी किंग क्रिसॉन के ऊपर अटैक्स करना शुरू कर देता है और वो इससे बच बच के यहाँ से भाग रहा होता है। जीनोस ये कहता है, पर ये इंसान हाई हील का इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहा है? इसके पास तो पावर्स भी काफी ज्यादा हैं। ओमिन उससे कहती है, अबे ओए ये ढक्कन झूठ बोल रहा था और मैं ये चाहती हूँ कि इसे थोड़ा सा पेन तो होना चाहिए। अब जैसे ये मॉन्स्टर क्रिसॉन को खाने वाला होता है तभी जीनोस उसकी हेल्प करता है और एक काफी खतरनाक स्पेल का इस्तेमाल करके इस मॉन्स्टर को एक ही झटके में खत्म कर देता है। क्रिसॉन उसके ऊपर काफी गुस्सा करता है, अबे ओए तुझे हेल्प के लिए किसने कहा था? ओमिन उससे कहती है, अरे तुम्हें तो जोर जोर से चिल्ला रहे थे, मुझे बचाओ मुझे बचाओ। और भाई इन दोनों में ऐसे ही बहस स्टार्ट हो जाती है। अब अगली सीन में कार्मिला और जीनोस आपस में बातें कर रहे होते हैं और जीनोस उससे कहता है, मैं जानता हूँ कि तुम एक रैत हो लेकिन तुम फिर भी हमारे साथ रह सकती हो। कार्मिला ये सुनते ही काफी हैरान हो जाती है कि वो एक रैत है फिर भी जीनोस उसे अपने साथ रख रहा है। इस तरफ क्रिसॉन एक बंदे के सामने खड़ा हुआ होता है और वो ये कहता है कि तुमने कल काफी अच्छा काम किया और सभी लोग तुम्हारी काफी तारीफें कर रहे थे, पर वो नया रिसर्चर हमारी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा। क्रिसॉन उससे कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने उसे देखा था, वो रिसर्चर काफी कमाल का है। अब अगली सीन में हम ये देखते हैं कि जीनोस को गोल्डरॉन रिसर्च लैब से इनविटेशन आया होता है, यानी कि उसे वहाँ पर जाना है। जीनोस ये सुनते ही थोड़ा सा परेशान हो जाता है पर बेकर उसे बताता है कि वो इंसान कोई आम इंसान नहीं है, उसका नाम है गोल्डरॉन और वो सच में काफी पावरफुल है और वो ऐसे ही किसी से भी नहीं मिलता। और साथ में वो ये कहता है कि गोल्डरॉन पॉलिटिकली भी काफी पावरफुल है। जिसके बाद जीनोस उससे मिलने के लिए उसके ऑफिस में आ जाता है और गोल्डरॉन उससे कहता है कि मैंने तुम्हारे बारे में काफी सुना है, तो चलो मुझे वही मैजिकल सर्कल ड्रॉ करके दिखाओ और उससे मैं पता लगाऊंगा तुम्हारी एबिलिटीज के बारे में। अब जैसे जीनोस इस मैजिकल सर्कल को ड्रॉ करता है तो गोल्डरॉन उससे कहता है कि तुम्हारे इस मैजिकल सर्कल को देखकर ऐसा लगता है कि तुमने कहीं से भी ऑफिशियली एजुकेशन हासिल नहीं की है। लेकिन वो जीनोस के इस मैजिकल सर्कल से काफी इम्प्रेस हो जाता है और उसे लैब ज्वाइन करने के लिए कहता है।
कहानी चेंज होती है और हम ये देखते हैं कि गोल्ड अपने सारे के सारे स्टूडेंट्स के साथ में राउंड लगा रहा होता है और सबसे पीछे क्रिसॉन है। जीनोस उससे पूछता है कि ये क्या हो रहा है। क्रिसॉन ये कहता है जल्दी से लाइन में लग जाओ, गोल्डरॉन अपने राउंड पर है। जीनोस उसके बारे में ज्यादा जानने के लिए आगे जाता है और वो ये देखता है कि गोल्डरॉन अपने 3 स्टूडेंट से हीलिंग मैजिक लेकर अपने पेशेंट में डाल रहा है, यानी कि उसे सही कर रहा है। जीनोस इसके बारे में क्रिसॉन से पता करता है और वो ये कहता है कि ये गोल्ड की स्पेशल एबिलिटी है जिससे वो दूसरों की लाइफ फोर्स लेकर अपने पेशेंट में ट्रांसफर करता है और उन्हें सही करता है। जीनोस ये कहता है अरे सच में ये तो काफी कमाल का है। क्रिसॉन ये कहता है कि इसके पीछे एक और काफी बड़ा रीजन है कि गोल्ड डायरेक्टर बनना चाहता है और हमारे अभी के जो डायरेक्टर हैं यानी कि शेलबर्ड वो काफी जल्दी रिटायर होने वाले हैं, तो इसीलिए गोल्डरॉन अपने लिए वोट्स को कलेक्ट कर रहा है। जीनोस उससे ये कहता है अगर तुम मुझे इतना सारा कुछ बता रहे हो, क्या तुम मुझे एल्फ्रेड के बारे में कुछ बता सकते हो। और वो ये कहता है कि हमारे प्रोफेसर को उससे काफी ज्यादा उम्मीदें थी पर वो बेवकूफ गायब हो गया। लेकिन गायब होने से तुम्हारा मतलब क्या है। क्रिसॉन ये बताता है कि एक दिन प्रोफेसर ने उसे डिनर के लिए बुलाया था और उसके बाद से ही वो गायब है। जीनोस ये सारी बातें आकर बेकर को बता देता है और वो ये कहता है कि मेरा काम खत्म हो चुका है और अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। पर बेकर उससे कहता है एक सेकंड रुक जाओ, हमें जो इन्फॉर्मेशन चाहिए थी ये उससे काफी कम है, पर ये एक काफी अच्छा हिंट है। वैसे मैं ये चाहता हूँ कि तुम प्रोफेसर गोल्ड की काफी इम्पोर्टेंट बंदे बन जाओ ताकि तुम उनकी पार्टीज में काफी आसानी से आ जा सको, और हाँ इसके बदले में मैं तुम्हें एक्स्ट्रा पे भी करने वाला हूँ। जीनोस उससे कहता है कि भले ही हमारी इन्वेस्टिगेशन का रिजल्ट कुछ भी निकले, पर मैं ये चाहता हूँ कि आखिरी में आप मुझे मेरे टीचर के बारे में सारा कुछ बताओ। बेकर भी इस चीज के लिए मान जाता है, जिसके बाद वो अपने बुक शेल्फ पर एक जोरदार धक्का मारता है जिससे कुछ बुक्स और गोल्ड कॉइन्स नीचे गिर जाते हैं और वो ये कहता है तुम जानते हो कि मेरे पास ऐसे कॉइन्स काफी सारे हैं पर मैं इन्हें उठा नहीं सकता क्योंकि मेरी मीटिंग का टाइम हो रहा है। सीन चेंज होता है और हम ये देखते हैं कि लिंगा जीनोस के क्लिनिक में आ जाती है और यहाँ पर कोई भी नहीं होता। वो ये सोच रही होती है कि सारे लोग यहाँ से गायब हैं, तो मैं जीनोस के बेड को काफी लंबे टाइम तक के लिए सूंघ सकती हूँ। अभी वो कैसे शौक है इसके। लेकिन जैसी वो कमरे में जाती है तो पहले यहाँ पर जोफिया होती है और वो इसके ऊपर अटैक कर देती है। ये दोनों ही एक दूसरे को देखकर काफी हैरान हो जाती हैं और ये कहती हैं कि तुम भी यहाँ पर सफाई करने के लिए आई हो। और तभी लोवी भी दरवाजा तोड़कर यहाँ पर आ जाती है। लगता है तुम दोनों ही मुझसे पहले यहाँ पर आ गई। अब अगली सुबह हम ये देखते हैं कि ये तीनों जीनोस के क्लिनिक की सफाई करने में लग जाते हैं और सुबह तक उसे काफी अच्छे से साफ कर देते हैं। फिर हमें दोबारा से क्रिसॉन को दिखाया जाता है जो कि जीनोस से ये कहता है कि मैं तुम्हें अपनी हेल्प करने की अपॉर्चुनिटी दे रहा हूँ, तुम्हें एक काम करना है, प्रोफेसर की इस पपी का ध्यान रखना है, चलो लग जाओ काम पे। अबे ओए वैसे तुम लैब में रहने के लिए कौन कौन से काम करते हो। क्रिसॉन ये कहता है मेरे काम काफी सारे हैं, मैं इस पपी को बाहर लेकर जाता हूँ, इसे खाना खिलाता हूँ और इसकी गंदगी भी साफ करता हूँ। जीनोस उससे कहता है पर मैंने ये सारा कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया था। जीनोस कहता है मैं जानता हूँ कि तुम ये सारा कुछ प्रमोशन के लिए कर रहे हो, क्यों है ना। और वो ये कहता है अरे हाँ तुमने सही कहा, अगर एक बार मैं अपर क्रस्ट बन गया तो मुझे काफी अच्छा खाना मिलेगा और साथ में लड़कियाँ भी, और मुझे अपना काम करवाने के लिए काफी सारे नौकर भी मिलने वाले हैं। पर जीनोस ये कहता है कि मुझे तो ऐसा लगा था कि हीलर बनने का मतलब है लोगों को हील करना। क्रिसॉन उससे कहता है कि पहले मैं भी यही मानता था पर अब मेरी थिंकिंग चेंज हो चुकी है। तभी यहाँ पर एक और बंदा आता है जिसका नाम है बॉन्स और वो क्रिसॉन को देखकर ये कहता है तुम दोबारा से इसी कुत्ते को घुमा रहे हो और वैसे भी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए किसी की चाटनी जरूरी नहीं है, इसके लिए और भी काम होते हैं। क्रिसॉन उससे कहता है अरे आराम से बोलो कोई सुन लेगा। बॉन्स क्रिसॉन को ये सारा कुछ सुनाने के बाद यहाँ से निकल जाता है। जीनोस उससे पूछता है अभी ये कौन था और वो ये कहता है कि ये गोल्डरॉन का पहला सेक्रेटरी है, लेकिन ये बंदा हमेशा ही झांझ में रहता है। जिसके बाद वो क्रिसॉन को अपने पास बुलाता है और जैसे क्रिसॉन आगे जाता है तो वो इसकी तरफ एक बोतल फेंक कर मारता है जिससे ये बोतल टूट जाती है और ये पपी क्रिसॉन के हाथ से छूटकर यहाँ से भाग जाता है और जाकर सीधा सामने टकरा जाता है जिससे वो काफी इंजर्ड हो जाता है। क्रिसॉन उसे हील करने का ट्राई करता है पर इससे भी उसके ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। क्रिसॉन की ये देखकर काफी फट जाती है क्योंकि प्रोफेसर उसकी वाट लगाने वाले हैं, लेकिन तभी जीनोस इस पपी को हील कर देता है जिससे उसके सारे स्कार्स गायब हो जाते हैं। क्रिसॉन ये देखकर काफी शॉक्ड हो जाता है कि इस पपी के सारे स्कार्स गायब हो चुके हैं और वो ये कहता है कि ये क्या चीज है। जीनोस उसे कहता है अरे यार यही तो हीलिंग मैजिक है और मैंने इसे पूरी तरह से सही कर दिया है, तो तुम इसके साथ अब वॉक कर सकते हो। ओमिन जीनोस को लेकर एक खोपचे में आ जाती है और वो उससे माफी मांग रही होती है। वो ये कहती है कि मैं इतनी केपेबल नहीं हूँ कि मैं गोल्डरॉन के पास जा सकूं और मेरी वजह से ये काम तुम्हें करना पड़ रहा है। जीनोस उसे कहता है अरे तुम इसके बारे में चिंता मत करो और वैसे भी मैं इसके लिए पैसे लेने वाला हूँ और साथ में मुझे अपने टीचर के बारे में भी जानने का मौका मिलेगा, तो तुम इसके बारे में परेशान मत हो। जिसके बाद जीनोस ओमिन को अपने टीचर के बारे में बताना शुरू करता है और वो ये कहता है कि मेरे टीचर काफी अच्छे थे और उन्होंने मुझे काफी कुछ सिखाया है, पर मैं उनके बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानता।
ओमिनी कहती है कि ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि मैं और मिस्टर बेकर। जीनोस उससे पूछता है पर तुम मिस्टर बेकर को कैसे जानती हो, और वो ये कहती है कि वो मेरी मॉम के छोटे भाई हैं। पर तुम मुझे ये बताओ कि तुम किस तरह की रिसर्च करती हो, और वो ये कहती है कि मैं दवाइयों की स्टोरेज पर रिसर्च करती हूँ कि कौन सी दवाई को कौन से स्टोरेज में रखा जाना चाहिए और उसका टेम्परेचर क्या होगा। अब ओमिन उससे कहती है कि मैं तो तुमसे माफी मांगने के लिए यहाँ पर आई थी पर तुमने मुझे खुश कर दिया। जीनोस उससे कहता है कि तुम्हें अपनी लाइफ में सारे काम अकेले नहीं करने चाहिए, तुम्हें इसके लिए दूसरों पर भी रिलाई करना चाहिए। ये सुनते ही ओमिन उससे कहती है अरे वाह, तुम तो काफी इंटरेस्टिंग हो। अब अगले सीन में हम ये देखते हैं कि लॉर्ड फेनल ने गोल्ड्रान को अपने पास बुलाया होता है ताकि वो उसकी हेल्प कर सके, क्योंकि उसकी बेटी के फेस पर एक मार्क आ चुका है जो कि टाइम के साथ बढ़ता ही जा रहा है। और लॉर्ड फेनल ने गोल्ड्रान की काफी हेल्प की है तो वो ये चाहते हैं कि गोल्ड्रान उनकी हेल्प करे। गोल्ड ये सुनते ही काफी शॉक्ड हो जाता है और वो ये सोचता है कि ये बीमारी जानलेवा तो नहीं है, पर अगर उसके निशान दिखने शुरू हो चुके हैं तो पक्का इसकी रूट्स अंदर तक हैं। जिसके बाद वो यहाँ से जा रहा होता है तभी उसका पहला सेक्रेटरी यहाँ पर आ जाता है और वो ये कहता है कि मैंने ऐसा सुना है कि तुम्हारी पपी इंजर्ड हो चुकी है। इससे गोल्ड को काफी गुस्सा आ जाता है, क्या इसके पीछे तुम हो? अरे नहीं नहीं, इसके पीछे मैं नहीं हूँ। वो भागते हुए अपने पेट के पास आ जाता है जिसका नाम है मिल्क, और वो इसे देखकर चैन की सांस लेता है। गोल्ड ये सोचता है कि पक्का यहाँ पर कोई न कोई तो ऐसा है जो कि स्कार्स और वाउंड्स को काफी अच्छे से हील कर सकता है। इस तरफ क्रिसॉन जीनोस से हेल्प मांग रहा होता है कि वो उस लड़की की हेल्प करे जो कि 7 नोबल में से एक नोबल की लड़की है जिसके फेस पर एक बीमारी है जिसे ओड फेस कहा जाता है। जीनोस उससे कहता है पर इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला, तुम एक काम करो, उसे काट दो। इससे क्रिसॉन काफी गुस्सा हो जाता है और वो ये कहता है अगर हम उसे काट भी देते हैं तो उसकी जड़ें काफी अंदर तक हैं, जिससे उसके चेहरे पर निशान रह जाएगा। क्रिसॉन उससे बार बार हेल्प मांग रहा होता है तभी यहाँ पर लिली आ जाती है जो कि इन सभी के लिए चाय लेकर आती है। क्रिसॉन ये पूछता है कि आखिरकार ये कौन है, और जीनोस ये बताता है कि ये मेरी छोटी बहन है। अब अगले सीन में हम ये देखते हैं कि ये सारे लॉर्ड फेनल के पास आ जाते हैं, पर लॉर्ड फेनल इस चीज के लिए मना कर रहे होते हैं कि मेरी बेटी ने सर्जरी के लिए मना कर दिया है क्योंकि वो अपने चेहरे पर कोई भी दाग बर्दाश्त नहीं कर सकती और उसने अपने आप को कमरे में भी लॉक कर लिया है। जिसके बाद लॉर्ड फेनल अपनी बेटी को समझाने का ट्राई करते हैं और वो ये कहते हैं अरे ओए मेरी प्यारी बेटी, जल्दी से बाहर आ जाओ, यहाँ पर सारे लोग आ चुके हैं और ये तुम्हारे चेहरे पर बिना दाग के तुम्हारी सर्जरी कर देंगे। क्या मैंने तुमसे कभी झूठ बोला है? और वो ये कहती है कि आपने मेरी बर्थडे पर मुझसे कहा था कि आप मुझे फायरफॉक्स का स्कार्फ दोगे, पर आपने ऐसा नहीं किया। गोल्ड्रान भी उसे समझाने का काफी ट्राई कर रहा होता है पर वो इसे भी साफ मना कर देती है। जिसके बाद क्रिसॉन ये कहता है कि मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना मैं इसे सर्जरी के लिए मना लूं और बाद में हम इसे हील कर देंगे जिससे ये मेरे ऊपर फिदा हो जाएगी और मैं मालामाल हो जाऊंगा। जिसके बाद क्रिसॉन उससे बात करने के लिए आगे जाता है पर वो ये कहती है कि तुम एक असिस्टेंट हो तो तुम मुझसे बात कैसे कर सकते हो, चलो निकलो यहाँ से। अच्छा ठीक है, मुझे माफ करो। अब बारी आती है जीनोस की जो कि शार्लेट को काफी अच्छे से समझाता है। जिसके बाद वो बाहर आ जाती है और वो ये कहती है कि सच में मेरा चेहरा एक ओल्ड लेडी जैसा दिखेगा। गोल्ड ये कहता है अरे हाँ ये बात सच है और इसे सर्जरी से ही रिमूव किया जा सकता है, लेकिन वो इन सभी से साफ मना कर देती है कि उसे अपने चेहरे पर कोई भी कट नहीं चाहिए और न ही कोई पेन। जिसके बाद वो यहाँ से चली जाती है और बैठकर बर्ड्स को देख रही होती है। तभी जीनोस यहाँ पर आ जाता है और वो ये कहता है कि यहाँ पर काफी सारी बर्ड्स हैं पर ये वाली घायल है, और वो ये कहती है कि ये मुझे बाहर मिली थी। जिसके बाद जीनोस उससे ये पूछता है क्या तुम सच में सही होना चाहती हो, और वो काफी गुस्से में ये कहती है अरे हाँ मैं सही होना चाहती हूँ पर मुझे अपने चेहरे पर कोई भी दर्द या फिर स्कार नहीं चाहिए। जिसके बाद वो इस बर्ड को हील कर देता है और शार्लेट को भी सर्जरी के लिए मना लेता है। अब अगले सीन में हम ये देखते हैं कि ये सारे सर्जरी करने के लिए आ जाते हैं। क्रिसॉन भी यहीं पर होता है और उसके हाथ में ब्लेड है पर उसके हाथ काफी कांप रहे होते हैं। जीनोस उससे कहता है अगर तुम ऐसे ही कांपते रहे तो इसके चेहरे पर एक काफी बड़ा स्कार आ सकता है, तो थोड़ा ध्यान से। जिसके बाद ये सारे सर्जरी करना शुरू करते हैं पर तभी उनके सामने एक काफी बड़ी दिक्कत आ जाती है। क्रिसॉन ये बताता है कि शार्लेट के चेहरे पर जो ओल्ड फेस है उसकी जड़ें उसकी नर्व्स के साथ मैच हो चुकी है, यानी कि लिंक हो चुकी है, और अगर ये उसकी ओल्ड फेस को सही करना चाहते हैं तो उसकी नर्व्स को भी काटना होगा। गोल्ड्रान ये कहता है पर नर्व्स को सही करना काफी मुश्किल है, लेकिन फिर वो ये सोचता है कि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो ये बात उसकी रेपुटेशन पर आ सकती है। जिसके बाद वो इसकी नर्व्स को काट देता है और क्रिसॉन पर काफी जोर जोर से गुस्सा कर रहा होता है, यानी कि वो सारा का सारा ब्लेम क्रिसॉन पर डाल रहा होता है। जिसके बाद वो ये कहता है कि मुझे इसकी नर्व्स इसीलिए काटनी पड़ी क्योंकि ओल्ड फेस की जड़ें काफी अंदर तक जा चुकी थी, लेकिन यहीं से सारी बागडोर जीनोस संभाल लेता है और वो ये कहता है कि मैं एक हीलर हूँ और मैं इससे पीछे नहीं हट सकता। जिसके बाद वो एक माना ब्लेड बनाता है और शार्लेट की सर्जरी करना शुरू करता है। कुछ टाइम के बाद हम ये देखते हैं कि ये सर्जरी सक्सेसफुल हो जाती है, यानी कि शार्लेट एकदम सही हो जाती है, उसके चेहरे पर कोई भी स्कार नहीं होता।
अब जैसे ये सारा काम खत्म हो जाता है तो गोल्ड और बाकी सब यहाँ से चले जाते हैं। पर जैसी शार्लेट की आंख खुलती है तो वो ये कहती है कि वो सारे लोग कहाँ पर गए। लॉर्ड फेनल उससे कहते हैं वो लोग काफी जल्दी में थे तो मैं उन्हें रोक नहीं पाया और मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं गोल्ड्रॉन को इलेक्शन में फुल सपोर्ट करूँ। जिसके बाद शार्लेट ये पूछती है पर वो इंसान कौन था। लॉर्ड फेनल ये कहते हैं कि उसका नाम था जीनो। जिसके बाद जीनोस ओमिन की हेल्प कर रहा होता है इन सारी बोतल्स को आगे ले जाने में। तभी डॉक्टर बेकर यहाँ पर आ जाते हैं और वो ये कहते हैं कि इन सारी बोतल्स को एक साथ लाने की क्या जरूरत थी। तभी क्रिसॉन यहाँ पर भागते हुए आता है और वो ये कहता है कि गोल्ड्रॉन ने तुम्हें और मुझे डिनर का इनविटेशन दिया है। जिसके बाद ये सारे क्रिसॉन से कहते हैं देखा ये वही अपॉर्चुनिटी है जिसका तुम वेट कर रहे थे। क्रिसॉन ये कहता है अरे हाँ ये वही है और मैं इसके लिए काफी खुश भी हूँ। अच्छा जीनोस ये सुनो, डिनर पार्टी रात में है तो मैं तुमसे शाम में लॉबी में मिलता हूँ। ये बोलते ही क्रिसॉन यहाँ से चला जाता है। डॉक्टर बेकर भी जीनोस की काफी तारीफें कर रहे होते हैं और वो ये कहते हैं मैंने तुम्हें यहाँ लाकर जो रिस्क लिया था लगता है उसका मुझे पे आउट मिल रहा है और तुम्हारा काम भी ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। अब अगली सीन में सारे गोल्ड्रॉन की डिनर पार्टी में आ जाते हैं जहाँ पर गोल्ड्रॉन इन सभी को ये बता रहा होता है कि अगले महीने शेलबर्ड रिटायर होने वाले हैं और वो सभी को इस बात के लिए इन्फ्लुएंस कर रहा होता है कि वो सारे उसे वोट्स दें। यहाँ तक कि वो ये भी कहता है कि लॉर्ड फेनल भी हमारे साथ हैं। यहाँ पर बैठे हुए सारे लोग इस बात को सुनकर काफी खुश हो जाते हैं और गोल्ड के लिए ताली बजा रहे होते हैं। जीनोस और बाकी सब भी इसी पार्टी में हैं। जिसके बाद वो बोन्स के पास जाता है और उससे एल्बर्ट के बारे में पता करना शुरू करता है। अरे हाँ मैं उसे जानता हूँ, वो दूसरी टीम की रिसर्च लैब से था और उसने एक बार मेरी हेल्प भी की थी। जीनोस उससे पूछता है क्या तुमने कुछ अजीब नोटिस किया। अरे नहीं मुझे कुछ भी ऐसा याद नहीं है, मैं तो काफी नशे में धुत था। लिली भी उससे काफी कुछ पता करने का ट्राई करती है कि वो पहला सेक्रेटरी कैसे बना और वो गोल्ड के बारे में क्या कुछ जानता है। पर वो ये कहता है कि मुझे ऐसा कुछ भी याद नहीं है, मैं तो हर वक्त नशे में रहता हूँ। जिसके बाद जीनोस और लिली उसे लेकर एक रूम में आ जाते हैं और उसे ड्रिंक सर्व कर रहे होते हैं और जैसी बोन्स इसे पीता है तो वो सारी बातें उगलनी शुरू कर देता है। जीनोस ने उसे संभाला हुआ होता है और बोन्स को ऐसा लगता है कि जीनोस गोल्ड्रॉन है और वो उसके सामने सारा कुछ उगल रहा होता है। वो ये कहता है कि तुम्हें वो बात याद नहीं है जब 13 साल पहले कुछ हुआ था और उसी दिन के बाद से तुम इतने बड़े आदमी बन पाए। जीनोस भी ऐसा रिएक्ट करता है कि वो सच में गोल्ड्रॉन है। लगता है तुम उस बात को भूल गए कि वो वाला दिन एक एक्सप्लोजन वाला दिन था और लॉर्ड फेनल की वजह से ही तुम रॉयल हॉस्पिटल में आ पाए, लेकिन काफी ज्यादा पीने की वजह से बोन्स बेहोश हो जाता है। सीन चेंज होता है जहाँ पर जीनोस और लिली एक रूम में बैठे हुए होते हैं और जीनोस को ये बात समझ नहीं आ रही होती। वो ये सोचता है कि मैं पक्का कुछ न कुछ मिस कर रहा हूँ। तभी कार्मिला यहाँ पर आ जाती है और वो ये कहती है कि मैं तुम्हें इस मिस्ट्री को काफी अच्छे से समझा सकती हूँ। जिसके बाद वो ये कहती है कि जब मैं जिंदा थी तो मैं एक वर्ल्ड फेमस सेज थी और मुझे सारी बातें धीरे धीरे समझ आ रही हैं। इस तरफ ये तीनों ही बीस्ट गर्ल्स जीनोस को याद कर रही होती हैं क्योंकि उसे यहाँ से गए हुए काफी लंबा टाइम हो चुका है। तभी अचानक से यहाँ पर एक बंदा आता है और वो ये कहता है मास्टर जोफिया जोंटे को चोट लग चुकी है और वो काफी इंजर्ड हो गया है। यहाँ पर ये तीनों बैठे हुए बातें कर रहे होते हैं और कार्मिला इन दोनों को समझाने का काफी ट्राई करती है। तभी लिली ये कहती है कि मुझे सारी बातें समझ आ रही हैं और मुझे पता लग गया है कि एल्फ्रेड गायब कैसे हुआ, यानी कि वो अपने दिमाग का यूज कर रही होती है, पर पता नहीं ये बात सच है या फिर नहीं। तभी क्रिसॉन भी यहाँ पर आ जाता है और वो लिली से कहता है कि मैं तुम्हें कुछ बड़े लोगों से मिलवाना चाहता हूँ तो चलो मेरे साथ चलो, और लिली उसके साथ चली जाती है। जीनोस और कार्मिला इसी सिचुएशन को लेकर बातें कर रहे होते हैं। जीनोस ये कहता है कि पक्का कोई न कोई गड़बड़ है और मुझे सारी बातें जाकर मिस्टर बेकर को बतानी होंगी। लेकिन जैसे वो यहाँ से बाहर आता है वो ये देखता है कि ओमिन सामने खड़ी हुई है और वो गार्ड से कह रही होती है कि मुझे जीनोस से मिलना है, पर वो उसे अंदर आने से मना कर रहे होते हैं। गोल्ड्रॉन बाहर आ जाता है। वो ये कहता है कि ये सारे डेमी ह्यूमंस हैं तो ये मेरे मेंशन के बाहर क्या कर रहे हैं, इन सभी को ठिकाने लगा दो। अब जैसे ये सारे के सारे इन डेमी ह्यूमंस पर अटैक्स करना शुरू करते हैं तो लिंगा सामने आ जाती है और वो इन सभी को काफी आराम से ठिकाने लगा देती है, यानी कि पासा उल्टा पड़ जाता है। जिसके बाद सोफिया जीनोस से ये कहती है कि मैं तुम्हारी पार्टी खराब करने के लिए तुमसे माफी मांगती हूँ, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि जोंटे मरने वाला है, प्लीज उसकी हेल्प करो। गोल्ड्रॉन मना कर रहा होता है कि तुम सारे यहाँ पर क्या कर रहे हो, यहाँ से निकल जाओ। पर जीनोस ये कहता है कि मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए आ रहा हूँ। पर गोल्ड उससे कहता है अगर तुम यहाँ से गए तो तुम मेरी फैक्शन में दोबारा नहीं आओगे। चल बे ओए, मुझे तेरी फैक्शन का पार्ट बनने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, मैं एक हीलर हूँ और मुझे हीलर बनना ही अच्छा लगता है। जिसके बाद गोल्ड क्रिसॉन से ये पूछता है अब तुम बताओ कि तुम क्या करना चाहते हो। वैसे मुझे एक काफी बड़ा मेंशन चाहिए, कुछ लड़कियाँ जो काफी सुंदर हों। जिसके बाद वो जीनोस के साथ बिताए हुए पलों को याद करता है और वो ये कहता है कि मैं अभी जा रहा हूँ, और वो भी नीचे कूद जाता है। क्रिसॉन भागते हुए उन सभी के पास जाता है पर वो ये देखता है कि जीनोस ने जोंटे को पहले ही हील कर दिया है। अब वो ये सोचता है अरे यार मैंने उस पार्टी को क्विट क्यों किया, मेरे यहाँ पर आने का कोई भी फायदा नहीं हुआ।
और तभी ओमिन यहाँ पर आ जाती है। वो ये कहती है क्योंकि तुम बेवकूफ हो, पर वो ये कहती है कि मैंने वो बात भी सुनी थी कि तुमने गोल्ड्रॉन से क्या कहा था। और ये सुनते ही क्रिसॉन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। और अब जीनोस ये सारी बातें आकर डॉक्टर बेकर को बता देता है और वो ये कहते हैं कि तुम बस मुझे ये बताओ कि गोल्ड्रॉन की डायरेक्टर बनने की पार्टी कब है। जीनोस उनसे कहता है कि वो पार्टी कल है, तो इसका मतलब ये है कि एल्फ्रेड उससे बदला लेने के लिए कल आ सकता है, तो मुझे भी उस पार्टी को अटेंड करना होगा। साथ में वो ये भी कहते हैं कि जीनोस का काम खत्म हो चुका है और वो उसके टीचर के बारे में उसे कल बताने वाले हैं। ओमिन जीनोस से कहती है तो फिर आज शाम मैं तुम्हारी रूम पर आऊंगी। जीनोस उससे पूछता है क्यों, अब क्या हुआ? अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, हम बस तुम्हारी फेयरवेल पार्टी करना चाहते हैं। फिर हमें पार्टी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये सारे मस्ती से पार्टी कर रहे होते हैं और ओमिन ने क्रिसॉन को जीनोस के बारे में सारा कुछ बता दिया होता है। और वो ये कहता है अरे यार जब तुम यहाँ से चले जाओगे तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा तुम्हारे बिना। अरे यार ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम काफी ज्यादा अच्छे हो और तुम कहीं भी सरवाइव कर सकते हो। साथ में जीनोस उससे ये भी कहता है कि वो छोटी लड़की मेरी बहन नहीं है। क्रिसॉन ये कहता है अरे यार ये सारा कुछ काफी कंफ्यूजिंग है और मैं उस पिलर के पीछे एक रैत को भी देख पा रहा हूँ। और जैसी ओमिन उसे देखती है तो वो भी काफी शॉक्ड हो जाती है क्योंकि सच में वहाँ पर एक रैत है। जीनोस उससे कहता है कि तुम बाहर क्यों आई। वो ये कहती है कि ये बंदा मेरी ड्रिंक पी रहा है तो इसलिए मैं बाहर आ गई। अब इन सभी की पार्टी खत्म हो जाती है जहाँ पर ओमिन और क्रिसॉन घोड़े बेचकर सो जाते हैं, पर जीनोस अब भी बैठा हुआ होता है। कार्मिला उसके पास आती है और उससे ये पूछती है कि तुम क्या सोच रहे हो, और जीनोस उसे बताता है कि मैं एक स्लम से हूँ और लोगों ने मेरे साथ काफी अजीब बिहेव किया है, पर ये दोनों काफी अलग हैं। अब अगली सुबह जाने से पहले ओमिन जीनोस से कहती है डॉक्टर बेकर ने मुझसे कहा था कि उन्होंने तुम्हारे लिए एक लेटर छोड़ा है। और जैसे वो जाकर उनकी ड्रॉर को चेक करती है तो वहाँ पर बस एक फोटो होती है जिसके अलावा कुछ भी नहीं। पर तभी हमें पार्टी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी लोग जमीन पर पड़े हुए हैं और गोल्ड्रॉन भी जमीन पर गिरा हुआ है जिसके मुंह से ब्लड बाहर निकल रहा है। और यहीं पर हम डॉक्टर बेकर को भी देखते हैं, यानी कि दाल में सच में कुछ न कुछ काला है। कहानी दोबारा से पास्ट में आती है जहाँ पर हमें गोल्ड्रॉन की पार्टी का सीन दिखाया जाता है और यहाँ पर लॉर्ड फेनल भी हैं, जिसके बाद गोल्ड्रॉन ये बताता है कि आज से 13 साल पहले फैक्ट्री में एक एक्सप्लोजन हुआ था जिसमें काफी सारे लोग इंजर्ड हो गए थे। गोल्ड्रॉन ने ये सोचा था अगर वो किसी एक एरिस्टोक्रेट की जान बचा लेता है तो इससे उसे काफी फायदा हो सकता है, और ये लकीली लॉर्ड फेनल होते हैं तो गोल्ड्रॉन उन्हें सही कर देता है। लेकिन बोन्स उसकी ये फोटो क्लिक कर लेता है तो इसलिए गोल्ड्रॉन ने उसे अपना पहला सेक्रेटरी बनाया हुआ है। फिर हमें दोबारा से पार्टी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लॉर्ड फेनल स्पीच दे रहे होते हैं और वो आज से 13 साल पहले वाले इंसिडेंट के बारे में बता रहे होते हैं, पर गोल्ड उन्हें चुप करा देता है। इस तरफ ओमिन ये चेक करती है कि इस फोटो में एल्फ्रेड है और साथ में एक और लड़की भी, और ये दोनों ही बेहोश हैं। अब कहानी फिर से प्रेजेंट में आती है जहाँ पर गोल्ड्रॉन के मुंह से ब्लड निकल रहा होता है। डॉक्टर बेकर उसके सामने खड़ा हुआ होता है और वो ये कहता है कि मैंने तुम्हें इसका काफी हल्का डोज दिया था तो तुम्हें मरने में लगभग 2 घंटे लगने वाले हैं। जिसके बाद डॉक्टर बेकर सारा कुछ एक्सप्लेन करना शुरू करता है कि कैसे उसने गोल्ड्रॉन को फंसाया है, और वो ये कहता है कि 13 साल पहले तुमने काफी सारे लोगों की जान ली, वो भी बस किसी एक इंसान को बचाने के लिए ताकि तुम इस पोजीशन तक आ पाओ। तुम ये मानते हो कि सारी लाइफ्स एक बराबर नहीं है, ये तुम्हारी काफी घटिया सोच है। और वो ये भी कहता है कि गोल्ड्रॉन ने जिन लोगों को सैक्रिफाइस किया था उसमें एल्फ्रेड भी था और साथ में मेरी फियोंसे भी। जिसके बाद हम ये देखते हैं कि डॉक्टर बेकर भी इस पॉइजन को पी लेता है और वो ये कहता है कि तुम्हारे पास अब कोई भी चॉइस नहीं है। अब अगले सीन में हम ये देखते हैं कि गोल्ड्रॉन अपने हीलिंग मैजिक का इस्तेमाल करता है और यहाँ पर पड़े हुए सारे लोगों की लाइफ फोर्स को एब्सॉर्ब कर रहा होता है ताकि वो खुद को सही कर पाए और बाद में लॉर्ड फेनल को भी। बेकर उससे कहता है कि मैंने तुम्हारे अंदर काफी ज्यादा लाइफ फोर्स छोड़ी थी, तुम अगर चाहते तो इन सभी की जान बचा सकते थे। पर गोल्डी कहता है अभी ओए मेरी जान इन सभी से काफी कीमती है। डॉक्टर बेकर के मुंह से ब्लड आना शुरू हो चुका है और तभी जीनोस और बाकी सब भी यहाँ पर आ जाते हैं। डॉक्टर बेकर उन्हें देखकर काफी हैरान हो जाता है कि वो सारे यहाँ पर क्या कर रहे हैं। जिसके बाद ओमिन उसे सारा कुछ एक्सप्लेन करती है कि कैसे उसे वो फोटो मिली और उसे काफी ज्यादा बैड फीलिंग्स आ रही थी। अब बेकर इन सभी को सारा कुछ एक्सप्लेन करना शुरू करता है कि उसने ऐसा क्यों किया और उसने जीनोस को हायर क्यों किया था। जिसके बाद क्रिसॉन को काफी गुस्सा आ जाता है और वो ये कहता है कि तुम चुप रहो, मैं तुम्हारा दर्द समझता हूँ, पर तुमने काफी सारे बेकसूर लोगों को भी पॉइजन कर दिया है। और अब जीनोस इन सभी के ऊपर हील मैजिक का इस्तेमाल करने वाला होता है। डॉक्टर बेकर ये कहता है अरे ये मैजिक ये तो काफी नॉर्मल मैजिक है, इससे ये सारे सही तो हो जाएंगे पर इनकी बॉडी से पॉइजन बाहर नहीं आएगा। जिसके बाद जीनोस इन सभी को हील करना शुरू करता है और साथ में ओमिन और क्रिसॉन भी उसकी हेल्प कर रहे होते हैं। डॉक्टर बेकर ये कहते हैं तुम इतने लंबे टाइम से हीलिंग मैजिक का इस्तेमाल कर रहे हो, मैं ये बात जानता था कि तुम कोई आम इंसान नहीं हो। अगली पल सारे के सारे लोग ठीक होने शुरू हो जाते हैं और दोबारा से चंगे भले हो जाते हैं। फिर हम गोल्ड्रॉन को देखते हैं जो कि अपने फैक्शन के लोगों से हेल्प मांग रहा होता है, तुम सारे मेरी हेल्प करो। पर ये सारे लोग इस बात को पहले ही समझ चुके हैं कि गोल्ड्रॉन ने उन्हें सैक्रिफाइस करने की कोशिश की थी, तो ये उसकी हेल्प करने में थोड़ा सा हिचकिचा
खिंचा रहे होते हैं। जिसके बाद जीनोस उससे कहता है अगर तुम मुझे मेरी पेमेंट दे सकते हो तो शायद से मैं तुम्हें हील कर दूंगा। और जैसे जीनोस उसे ये पेमेंट वाला अमाउंट बताता है तो गोल्ड की फटकर 4 हो जाती है। अबे ओए ये तो काफी ज्यादा है, मैं तुझे ये नहीं दूंगा। जीनोस ये सुनते ही यहाँ से जाने लगता है, पर गोल्डरॉन उससे कहता है अरे बाबा ठीक है, मैं देने के लिए रेडी हूँ। और अभी सारा मामला सॉर्ट हो जाता है। अब अगली सीन में हम ये देखते हैं कि जीनोस और ओमिन डॉक्टर बेकर से मिलने के लिए आए होते हैं और वो ये कहता है कि मैं इस बात से काफी हैरान हूँ कि इतना सब होने के बाद भी इन लोगों ने तुम्हें मुझसे मिलने की परमिशन दे दी। ओमिन उससे कहती है कि हम ये बात जानते हैं कि आपने उस पार्टी में किसी को भी पॉइजन नहीं किया था। डॉक्टर बेकर ये बताते हैं कि मैंने बस ऐसा दिखाया था कि सारे लोग पॉइजन हो चुके हैं और बस मैं ये चाहता था कि गोल्डरॉन अपने क्राइम को सभी के सामने कन्फेस करे और इसलिए मैंने एक ऐसी चीज बनाई थी जिससे बॉडी थोड़ी देर के लिए पैरालाइज हो जाए। पर मुझे ऐसा लगता है कि किसी ने मेरी वाइन के साथ थोड़ी सी छेड़छाड़ की थी। जब कृष्णा ये सारी बातें सुनती है वो ये कहती है अगर ये इंसान तुम्हारी जान पहचान का है तो मैं अपनी वाइस कैप्टन की अथॉरिटी का यूज करके इन्हें बाहर निकलवा सकती हूँ। वैसे भी इनके इंटेंशन बुरे नहीं थे। अब जाते हुए डॉक्टर बेकर जीनोस से कहते हैं कि शायद से तुम समझ गए होंगे कि हमने उसका प्लान खराब कर दिया है, तो ऐसा भी हो सकता है कि अब तुम उसके टारगेट पर हो। कृष्णा इस बात से काफी गुस्सा हो रही होती है कि जीनोस डॉक्टर बेकर से मिलने के लिए यहाँ पर आया और वो ये कहते हैं कि वैसे वो मुझसे मिलने के लिए यहाँ पर नहीं आया था, उसे बस ओमिन की चिंता थी। साथ में वो ये भी कहता है कि जीनोस काफी अच्छा है और उसने किसी को भी मरने नहीं दिया, यहाँ तक कि मुझे भी और गोल्डरॉन को भी। अब अगले सीन में हम दोबारा से उसी बंदे को देखते हैं जिसका नाम है गाइड और वो ये कहता है अरे वाह जीनोस, हम बार बार एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं। अगर तुम उस टाइम बीच में नहीं आते तो मुझे काफी अच्छा डेटा मिल जाता। और इसी जगह पर हम एल्फ्रेड को भी देखते हैं। गाइड उससे कहता है कि ये तुम्हारी वेसल काफी अच्छी है और ये मेरे साथ कुछ टाइम और रहेगी। फिर हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जीनोस यहाँ से जा रहा होता है और लिली भी उसके साथ होती है। ओमिन और क्रिसॉन इस बात को लेकर काफी नाराज हो रहे होते हैं कि जीनोस ने अपना क्रेडिट नहीं लिया और वो इन दोनों को एक एनवेलप दिखाता है और ये कहता है कि मुझे मेरा रिवॉर्ड मिल चुका है। जिसके बाद वो और लिली यहाँ से निकल जाते हैं और फिर कुछ टाइम बाद हमें क्लिनिक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लिली दरवाजा खोलती है और वो ये पूछती है कि आप कोई पेशेंट हो। पर जैसे जीनोस उसे देखता है तो वो काफी हैरान हो जाता है। और इसी सस्पेंस के साथ हमारी ये एनिमे यहीं पर एंड हो जाती है, यानी कि इसका सीजन 1 यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाकी ऐसी अमेजिंग वीडियोस के लिए आप जाकर हमारे चैनल को एक बार जरूर से विजिट कर सकती हो। और मैं मिलता हूँ आपसे एक और न्यू फ्रेश वीडियो के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग एनीसोल।